आज की कहानी होने वाली है सोजी की, जो कि जापान में रहता है और उसकी लाइफ बहुत ही नॉर्मल है। इसके अलावा वो अपनी छोटी बहन का भी ख्याल रखता है। लेकिन एक दिन सब बदल जाता है जब उसकी छोटी बहन को एक बीमारी हो जाती है, एक ऐसी जानलेवा बीमारी जिसका अभी तक से कोई इलाज नहीं था। लेकिन यहाँ पे समस्या ये भी थी कि ट्रीटमेंट का खर्चा भी इतना ज्यादा था कि सोजी अगर 3 से 4 पार्ट टाइम जॉब भी करेगा तब भी वो पैसा नहीं चुका पाएगा। इसलिए यहाँ पे सोजी सोशल मीडिया की मदद लेता है अच्छे खासे पैसे कमाने के लिए। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि वो कोई लड़की नहीं है जो कि सोशल मीडिया पे अपने ग्रूमिंग वीडियो या फिर ओनली फैंस पे अपने फोटो और वीडियोस अपलोड करके मिलियंस में कमा लेगा। इसलिए यहाँ पे सोजी एक नए आइडिया के साथ आता है। वो यूट्यूब के ऊपर ऐसे वीडियोस अपलोड करता है जिसको देखने के बाद ऑडियंस उससे नफरत करे, और क्योंकि ऑडियंस उससे नफरत करेगी तो लगातार ऑडियंस उसके बारे में बात भी करेगी और उसका आकर के वीडियो भी देखेगी। और उसकी ये ट्रिक काम कर जाती है। उसकी हर एक वीडियो लगातार वायरल हो रही थी और हर कोई उसी के बारे में बात कर रहा था। तो बेसिकली यहाँ पे सोजी का कंटेंट ये था कि जितने भी रिस्पेक्टेड फाइटर्स हैं वो उन सबको अपने वीडियो में कोलैब के लिए बुलाता था और बाद में उनके साथ फाइट करता था। और यहाँ पे सोजी कोई भी रूल को फॉलो नहीं करता था फाइट के दौरान। और एक बार जब वो फाइटर को हरा देता था तो उसके बाद वो उनके मुंह के ऊपर स्पिट करता था और वहाँ से भाग जाता था। और अब इस काम में सोजी को मजा आने लगा था, क्योंकि ऐसा करने की वजह से लगातार उसके व्यूज भी बढ़ रहे थे और उसको अच्छा खासा पैसा भी मिल रहा था। इसके अलावा अभी रिसेंटली उसने एक MMA कंटेंट क्रिएटर को भी हरा दिया था, और ऐसा करने के बाद पूरे टाउन के अंदर केवल उसी के बारे में बात हो रही थी। कई सारे लोग उसको पसंद तो कर रहे थे, लेकिन वहीं पे कई सारे लोग ऐसे भी थे जो उससे नफरत करते थे। और ये लोग ये चाहते थे कि YouTube सोजी के सारे वीडियोस को उड़ा दे और ऊपर से सोजी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इन सभी चीजों से सोजी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा वो अपने वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाता था और ये देखता था कि कितने लोग उससे नफरत कर रहे हैं। ये सारी नफरत देखने के बाद उसको तो बहुत मजा आता था। वो हंसता भी था क्योंकि उसका जो रेवेन्यू था वो अच्छा खासा बढ़ गया था। फिर एक दिन जब वो अपनी बहन से मिलने के लिए आता है तो वो देखता है कि उसकी बहन फोन चला रही है। वो अपनी बहन को बोलता है कि फोन मत चलाओ और थोड़ी देर रेस्ट करो। लेकिन यहाँ पे अकारी बताती है कि देखो मैं पूरे दिन तो रेस्ट ही कर रही थी, लेकिन मुझे तुमसे जानना है कि तुम कहाँ थे पूरे दिन। लेकिन यहाँ पे सोजी अपने काम के बारे में और वो पैसा कैसे कमाता है इसके बारे में वो अपनी बहन को नहीं बता सकता। इसलिए वो यहाँ पे अपनी बहन से झूठ बोल देता है कि मैं 2-3 जगहों पे पार्ट टाइम जॉब करता हूँ, यही कारण है कि मैं थोड़ा सा बिजी हूँ। लेकिन ये सब छोड़ो, तुम ये केक खाओ। लेकिन यहाँ पे अकारी को ये बात अच्छे से पता होती है कि उसका भाई केक का दीवाना है, इसलिए वो अपने भाई से पूछती है कि तुमने कितने केक खाए। और यहाँ पे सोजी झूठ बोल देता है कि मैंने केवल 3 ही पीसेस खाए थे। लेकिन यहाँ पे अकारी बेवकूफ बनने वाली नहीं थी। वो फिर से पूछती है कि तुमने कितने पीसेस खाए थे, और यहाँ पे वो सच्चाई बता देता है कि मैंने 6 पीस खाए थे। और ये बात सुनते ही यहाँ पे अकारी उसको डांटने लगती है और बोलती है कि देखो तुम इतना सारा केक एक दिन में नहीं खा सकते। अगर तुम ऐसा ही करते रहोगे तो आगे चल करके तुम्हारी हेल्थ खराब हो जाएगी। तुम्हें अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। और इतना बोलने के बाद यहाँ पे वो जैसे ही केक का एक पीस खाती है तुरंत ही वो खांसने लगती है। और ये देखते ही यहाँ पे सोजी डर जाता है। वो तुरंत ही नर्स के पास जा रहा होता है ताकि वो डॉक्टर्स को बुला सके। लेकिन यहाँ पे उसकी बहन बोलती है कि तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो हल्की सी खांसी थी, आगे चल करके मैं जरूर ठीक हो जाऊंगी। फिर यहाँ पे सोजी बताता है कि तुम ठीक होगी और मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि अगले महीने हम लोग US जाने वाले हैं और मैंने सुना है कि वहाँ पे काफी सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो कि तुम्हारी बीमारी का इलाज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अकारी को सुन करके थोड़ी फिक्र हो रही होती है सोजी की। वो बोलने लगती है कि मैंने सुना है कि US में मेडिकल बिल्स बहुत ही ज्यादा हैं, तुम इतने सारे पैसे कहाँ से लाओगे। लेकिन यहाँ पे उसका भाई बताता है कि देखो तुम इसकी फिक्र मत करो, बस तुम अपने हेल्थ पे ध्यान दो, और बाकी जहाँ तक सवाल रहा पैसों का तो वो मैं अरेंज कर लूंगा। और उसी दिन यहाँ पे सोजी को वो दिन भी याद आता है जब वो ऑर्फनेज में रहा करता था, और वहाँ का जो वार्डन था वो सभी बच्चों को सिखाता था कि हमेशा सच्चाई का साथ देना और हमेशा अच्छे काम करना, भले ही काम करते समय तुम्हें कितनी ही तकलीफ क्यों ना हो। लेकिन सोजी ने इसका उल्टा किया है, क्योंकि यहाँ पे सोजी को अच्छे से पता है कि हार्ड वर्क करके आप अच्छे पैसे कमा तो सकते हो, लेकिन इसमें टाइम बहुत लगता है। और इसके अलावा सोजी कभी किसी अच्छे स्कूल भी नहीं गया। लेकिन यहाँ पे सोजी के पास एक ऐसी चीज है जिसका वो इस्तेमाल अच्छे से कर रहा है, और वो है उसकी बॉडी, जिसका इस्तेमाल वो लगातार हर एक फाइट में कर रहा है और हर एक फाइट को जीत भी रहा है, जिसके बाद वो अच्छे खासे पैसे कमा रहा है। इसलिए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई उसके बारे में क्या सोचे, उसे कैसे भी करके बस अपनी बहन की जान बचानी है। फिर इसके बाद 1 महीना बीत जाता है और अभी तक से सोजी ने कोई भी नया वीडियो अपलोड नहीं किया होता है। तो सब लोग ये बातें कर रहे होते हैं कि हो सकता है सोजी की किसी ने जान ले ली हो या फिर सोजी रिटायरमेंट ले चुका है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि यहाँ पे सोजी अपने रूम में बैठ करके पुडिंग खा रहा था और वो लगातार अपनी बहन से फोन पे बात भी कर रहा था। वो अपनी बहन से पूछता है कि क्या तुम भी पुडिंग खाना चाहती हो। उसकी बहन बताती है कि हाँ मुझे चॉकलेट पुडिंग बहुत ही अच्छी लगती है। तो यहाँ पे सोजी बताता है कि ठीक है, जब अगली बार मैं तुमसे मिलने के लिए आऊंगा तो तुम्हारे लिए भी एक पुडिंग लेकर के आऊंगा। फिर इसके बाद जब वो रात में सो रहा होता है तो उसके हाथ में उसका फोन होता है, और यहाँ पे सोते समय अचानक से उसकी आंख खुल जाती है और तभी वो देखता है कि एक घुसपैठी उसके घर में घुस चुका है और उसके हाथ में एक बड़ा सा हैमर है, जिसकी मदद से वो यहाँ पे हमला कर देता है सोजी के ऊपर। यहाँ पे सोजी अपनी जान तो बचा लेता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो घुसपैठिया था वो लगातार यहाँ पे सोजी के ऊपर हमला कर रहा था। अब इस घुसपैठिया का नाम होता है कुकरू। अब यहाँ पे कुकरू लगातार सोजी के ऊपर हमला नहीं कर रहा था, बल्कि सोजी
सोजी के हाथ में जो फोन था वो उसके ऊपर हमला कर रहा था। लेकिन यहाँ पे सोजी को ऐसा लग रहा था कि शायद उसकी जान खतरे में है, इसलिए वो लगातार इधर से उधर भाग रहा था। लेकिन इस चक्कर में वो अपना फोन नीचे गिरा देता है और तब जाकर के उसको समझ में आता है कि ये जो घुसपैठिया है वो उसके पीछे नहीं है बल्कि उसके फोन के पीछे है। और यहाँ पे कुकरू अब उसके फोन को डिस्ट्रॉय करने ही वाला था। लेकिन तभी ऐन वक्त पे सोजी अपने फोन को हाथ में पकड़ता है और तुरंत ही वहाँ से भागने लगता है। वो भाग करके एक पार्क में आ जाता है और यहाँ पे अपनी बहन को टेक्स्ट करके बता रहा होता है कि एक घुसपैठिया मेरे घर में घुस आया है। यहाँ पे उसकी बहन उसको बताती है कि तुम्हें पुलिस के पास जाना चाहिए। लेकिन सोजी ऐसा कुछ भी नहीं करता, बल्कि वो वहाँ पे खड़ा रह करके लगातार अपनी बहन से बात कर रहा होता है। और तभी वहाँ पे कुकरू आ जाता है जो कि तुरंत ही उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन यहाँ पे सोजी इस बार डिसाइड करता है कि वो भागेगा नहीं बल्कि वो लड़ेगा और फिर वो अपनी किक की मदद से यहाँ पे उसके हैमर को ब्लॉक कर लेता है। ये देख करके यहाँ पे कुकरू भी हैरान था और फिर इसके बाद यहाँ पे सोजी उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन यहाँ पे कुकरू उसके पंच को आराम से ब्लॉक कर लेता है। लेकिन यहाँ पे सोजी फिर भी नहीं रुकता, फिर वो लगातार यहाँ पे कुकरू के ऊपर पंचेस से हमला कर देता है और लगातार कई सारे किक का भी इस्तेमाल करता है ताकि वो कुकरू को हरा सके। लेकिन हर बार कुकरू उसके हमलों से बच जाता है और फिर जैसे ही यहाँ पे कुकरू को एक मौका मिलता है कि सोजी का फोन डिस्ट्रॉय कर सके, वो हमला कर देता है। लेकिन यहाँ पे सोजी एन वक्त पे अपने फोन को बचा लेता है और फिर वो यहाँ पे कुकरू से पूछता है कि तुम मेरे फोन के पीछे क्यों पड़े हो। यहाँ पे कुकरू उसको पूरी सच्चाई बताता है। वो बोलता है कि मुझे पता है कि तुम्हारा पूरा नाम क्या है और तुम किस तरीके का कंटेंट अपने यूट्यूब चैनल पे डालते हो। मुझे ये बात भी अच्छे से पता है कि तुम जानबूझ करके इस तरीके के वीडियोस बनाते हो जिससे कि लोग तुमसे गुस्सा हो जाए, जिसके बाद तुम्हारे वीडियोस के ऊपर लगातार बातें हों और ऊपर से लगातार तुम्हारे वीडियोस पे व्यूज आते रहे। अब ये सुनने के बाद यहाँ पे सोजी को ऐसा लगता है कि शायद इस घुसपैठिए ने मेरा वीडियो देख लिया होगा और इसको मेरे वीडियो से बहुत गुस्सा आया होगा। यही कारण है कि ये अपना गुस्सा शांत करने के लिए मेरे को पीटना चाहता है और इसलिए यहाँ पे सोजी अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और उससे माफी मांगता है। वो बोलता है कि देखो, जो भी वीडियोस मैं बनाया करता था वो मैं जानबूझ करके ऐसा करता था ताकि मेरे को लगातार व्यूज आते रहे, क्योंकि मेरे को पैसों की जरूरत थी। मेरी बहन बीमार थी और यही कारण था कि मैंने जानबूझ करके इस तरीके के वीडियोस बनाए। लेकिन 1 महीने पहले ही मुझे ये बात पता चली है कि मेरी बहन की हालत में पहले से सुधार आया है। यही कारण है कि मैंने इस तरीके के वीडियोस बनाना अब छोड़ दिए हैं। लेकिन अगर फिर भी तुम अपना गुस्सा शांत करने के लिए मेरे को पीटना चाहते हो तो मुझे पीट सकते हो, लेकिन मेरी जान मत लेना, क्योंकि मुझे अपनी बहन से भी मिलना है। और इसके अलावा चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे फोन को मत तोड़ना। लेकिन ये बात बोलते समय यहाँ पे वो लगातार अपनी बहन से बातें कर रहा था और तभी अचानक से कुकरू उसके ऊपर फिर से हमला कर देता है। यहाँ पे कुकरू चाहता था उसके फोन को डिस्ट्रॉय करना, लेकिन ऐसा कर नहीं पाता। तो यहाँ पे सोजी बताता है कि भाई, मैंने तेरे को पहले ही बोला ना कि तू मेरे को पीट सकता है, लेकिन मेरे फोन को छोड़ दे। लेकिन यहाँ पे कुकरू उसको बताता है कि मेरे को तुम्हें पीटने में मजा नहीं आता और ऊपर से मुझे कैसे भी करके तुम्हारे फोन को डिस्ट्रॉय करना है, इससे पहले कि समय खत्म हो जाए। और फिर इसके बाद यहाँ पे कुकरू एक सच्चाई उसको बताता है। वो बोलता है कि तुम्हारी बहन 1 महीने पहले ही मर चुकी है। लेकिन यहाँ पे सोजी बताता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर मेरी बहन मर गई है तो मैं फोन पे किससे बातें कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे कुकरू उसको बताता है कि तुम्हें सच्चाई को अपनाना होगा। और फिर हमें पता ये चलता है कि सोजी अपनी बहन को अमेरिका लेकर के जाने वाला था, लेकिन उसकी फ्लाइट कैंसिल हो गई थी और अगले ही दिन उसकी बहन की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि उसके कुछ दिनों के बाद उसकी बहन की मौत हो गई। सोजी ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया, यहाँ तक कि सोजी ये मानना नहीं चाहता था कि उसकी बहन अब इस दुनिया में नहीं है। यही कारण है कि वो अपनी खुद की बहन की फ्यूनरल पे भी नहीं गया था। उसने अपने आप को एक रूम में बंद कर लिया और फिर लगातार डिप्रेशन की वजह से वो बस खाता रहता था और कभी भी घर से बाहर नहीं निकलता था। और वो अपने फोन पे लगातार टेक्स्ट किया करता था अपनी बहन को। लेकिन एक दिन अचानक से सामने से रिप्लाई आता है और ये देख करके सोजी हैरान था। लेकिन उसके बावजूद भी सोजी कुछ करता नहीं है, बल्कि वो लगातार सामने से टेक्स्ट करता रहता है और लगातार अपनी बहन से बातें कर रहा था। लेकिन पता नहीं अचानक से उसके फोन को कुछ हो जाता है, जिसके बाद वो अपने ही फोन में अपनी बहन के एक वीडियो को देखता है जहाँ पे अकारी उससे बात कर रही थी और पूछती है कि तुम कैसे हो। अब यहाँ पे सोजी इससे पहले कुछ बोल पाता, तभी कुकरू उसके फोन पे हमला कर देता है और उसके हाथ से उसका फोन गिरा देता है, जिसके बाद वो तुरंत ही फोन के ऊपर हमला भी कर देता है। और यहाँ पे सोजी को ऐसा लगता है कि शायद उसका फोन टूट चुका है, लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि यहाँ पे अकारी ने हैमर को रोक लिया होता है और बाद में वो खुद फोन से बाहर निकल करके आ जाती है। और ये देखने के बाद यहाँ पे सोजी को यकीन नहीं होता कि उसके सामने उसकी बहन है। वो अपने घुटनों पे गिर जाता है और लगातार रोने लगता है, क्योंकि वो अपनी बहन को इतने महीनों के बाद देख रहा था। लेकिन अचानक से यहाँ पे अकारी को कुछ होने लगता है। सबसे पहले तो उसकी आंखों में से खून निकलने लगता है और बाद में उसका चेहरा ही बदल जाता है और वो एक डीमन में बदल जाती है। यहाँ पे कुकरू सोजी को बोलता है कि देखो, पीछे हट जाओ, वो तुम्हारी बहन नहीं है, वो बल्कि तुम्हारी बहन की एक आत्मा है। तो होता यूं है कि जब भी कोई इंसान किसी चीज से अटैच हो जाता है या फिर उसकी फीलिंग्स किसी चीज के साथ जुड़ जाती हैं, या फिर इंसान किसी जगह पे मर जाता है तो उसकी आत्मा वहां पे रह जाती है। यानी कि जब इंसान मर जाता है तो मरने के बाद उसकी आत्मा किसी ऑब्जेक्ट
प्रोजेक्ट के साथ जुड़ जाती है या फिर किसी प्लेस में भटकते रहती है। और इसके अलावा इन सभी आत्माओं के अंदर डार्क एनर्जी होती है। इसका मतलब ये है कि ये इंसानों को नुकसान पहुंचाएंगी। और क्योंकि तुम्हारी बहन ज्यादातर फोन का इस्तेमाल किया करती थी, तो इसलिए उसके मरने के बाद उसकी आत्मा इस फोन के अंदर ट्रैप हो गई। और ऊपर से जब भी कोई सोशल मीडिया अकाउंट किसी डेड पर्सन के द्वारा चलाया जाता है तो हम लोग उसे गोस्ट अकाउंट बोलते हैं। और अभी फिलहाल के लिए हमें इसी चीज से डील करना है, यानी कि अभी सामने जिसको तुम देख रहे हो वो तुम्हारी बहन नहीं है। और ऊपर से अगर हमने फोन को डिस्ट्रॉय कर भी दिया तब भी आत्मा खत्म नहीं होगी। इसलिए हमें डायरेक्ट आत्मा के ऊपर हमला करना होगा और उसकी डार्क एनर्जी को खत्म करना होगा। लेकिन ऐसा करने के लिए हमें नॉर्मल वेपन का इस्तेमाल ना करके बल्कि एक अलग वेपन का इस्तेमाल करना होगा, और उन वेपन्स को बोला जाता है स्पिरिचुअल वेपन। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे कुकुरु अपने फोन को इस्तेमाल करता है और वहाँ से समन करता है एक ब्लैक हैमर, और फिर उस हैमर की मदद से वो लगातार यहाँ पे अकारी के ऊपर हमला कर रहा था। और इधर पे सोजी को अभी भी सारी चीजें समझने में टाइम लग रहा था, लेकिन इधर पे कुकुरु रुक नहीं रहा था। वो लगातार यहाँ पे अकारी के ऊपर हमला कर रहा था और बाद में वो अपने हैमर को हवा में उछालता है और अपनी हैमर के कई सारे डुप्लीकेट बनाता है, जिनकी मदद से वो लगातार यहाँ पे अकारी के ऊपर हमला कर रहा था। और आखिरी में वो अकारी को हरा भी देता है। और फिर इसके बाद वो एक्सॉर्सिज्म करने के लिए यहाँ पे एक दूसरे हैमर का इस्तेमाल करने वाला था, लेकिन तभी यहाँ पे सोजी उसको ऐसा करने से रोक देता है और वो उसके सामने गिड़गिड़ाते हुए बोलता है कि प्लीज मेरी बहन की जान मत लो, भले ही ये उसकी आत्मा ही क्यों ना हो, लेकिन प्लीज मैं चाहता हूँ कि मेरी बहन जिंदा रहे। लेकिन यहाँ पे कुकुरु उसको समझाता है कि देखो, दुनिया में कई सारे लोग हैं जिन्होंने अपने किसी फैमिली मेंबर को खो दिया है, लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं कि वो लोग उनकी याद में दिन भर रोते रहे। तुम्हें आगे तो बढ़ना ही होगा ना। और क्योंकि यहाँ पे दोनों बातें कर रहे होते हैं तो यहाँ पे अकारी को इतना समय मिल जाता है कि वो रिकवर कर जाए, और वो तुरंत ही यहाँ पे हमला कर देती है कुकुरु के ऊपर, जिसके बाद कुकुरु दूर जाके गिरता है। और क्योंकि यहाँ पे कुकुरु को चोट लग जाती है, जिसके बाद वो खड़ा नहीं हो पा रहा था, और वो यहाँ पे सोजी को समझाता है कि तुम्हें यहाँ से भागना होगा। लेकिन यहाँ पे सोजी अपनी बहन के पास चला जाता है और वो लगातार उसको समझा रहा होता है कि तुम प्लीज शांत हो जाओ। लेकिन यहाँ पे अकारी उसकी कोई बात नहीं सुनती, बल्कि वो उसको मुंह से पकड़ लेती है और उसको खाने वाली थी। और अब जाकर के यहाँ पे सोजी को इस बात का रियलाइज होता है कि शायद उसी की वजह से उसकी बहन की आत्मा इस दुनिया में ट्रैप है, क्योंकि उसने कभी भी रियलिटी को अपनाया नहीं। इसलिए यहाँ पे सोजी उसके मुंह से बाहर निकलता है और तुरंत ही नीचे आने के बाद अपने फोन के अंदर से एक वेपन निकालता है। ये वेपन एक स्वॉर्ड होता है जिसके चारों तरफ ब्लू फ्लेम्स थी, और ये देखने के बाद यहाँ पे कुकुरु भी हैरान था। फिर इसके बाद सोजी अपनी बहन के ऊपर हमला कर देता है और अपने स्वॉर्ड की मदद से वो अपनी बहन की आत्मा को आजाद कर देता है। लेकिन यहाँ पे सोजी ने कुछ ज्यादा ही पावर का इस्तेमाल कर लिया, इसलिए यहाँ पे वो खुद भी बेहोश हो जाता है। और इसके थोड़ी देर के बाद हम लोग देखते हैं कि कुकुरु जिस एकेडमी में पढ़ता है उसी एकेडमी के कई सारे और लोग भी वहाँ पे आ जाते हैं। वो लोग यहाँ पे पूछते हैं कि सोजी ने अपनी बहन को कैसे हराया। तो यहाँ पे कुकुरु बताता है कि सोजी ने स्वॉर्ड का इस्तेमाल किया अपनी बहन को हराने के लिए। तो उनका लीडर बोलता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन तभी यहाँ पे कुकुरु सबको ये बताता है कि स्वॉर्ड की जो फ्लेम्स थी वो ब्लू कलर की थी, और ये सुनते ही सब लोग हैरान थे। और तभी इनका लीडर बोलता है कि हम लोग सोजी को लेकर के मिडन एकेडमी जा रहे हैं। अब वहाँ पे सोजी सरवाइव कर पाएगा या नहीं, ये सोजी के ऊपर डिपेंड करता है। अब अगले दिन जब सोजी की आंख खुलती है तो वो अपने आप को दूसरे रूम में पाता है। ये रूम देखने के बाद सोजी को ऐसा लग रहा था कि शायद वो एक होटल में है। और इसके अलावा सोजी को यहाँ पे ये भी लग रहा था कि रात में जितनी भी चीजें हुई हैं वो सब उसका एक सपना है। लेकिन जैसे वो अपनी गर्दन घुमाता है वो सामने देखता है कुकुरु को, और उसको देखने के बाद वो पूछता है कि मैं कहाँ हूँ और क्या हम दोनों एक ही बेड पे सो रहे थे। लेकिन यहाँ पे कुकुरु बताता है कि देखो, अपनी फैंटेसी अपने पास ही रखो, मेरे को इन चीजों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन यहाँ पे सोजी बोलता है कि ठीक है भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा, लेकिन मुझे बताओ कि कल रात को जो भी चीज हुई थी क्या वो मेरा सपना था या हकीकत, और अगर वो सारी चीजें सच थी तो मेरी बहन का क्या हुआ। लेकिन यहाँ पे कुकुरु उसको कोई भी जवाब नहीं देता, बल्कि उसका फोन उसे लौटा देता है। फिर यहाँ पे फोन मिलने के बाद सोजी तुरंत ही अपनी बहन का नाम सर्च करने लगता है और उसके नाम पे जितने भी अकाउंट्स थे उनको भी सर्च करता है। लेकिन यहाँ पे उसको पता चलता है कि उसकी बहन के नाम पे कोई भी अकाउंट नहीं है, यहाँ तक कि उसकी बहन का नाम उसके फोन में भी नहीं है। फिर यहाँ पे कुकुरु उसको समझाता है कि देखो, अगर कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट पोजेस्ट कर लिया जाता है किसी स्पिरिट के द्वारा तो हम उसको डेड अकाउंट मानते हैं, और अगर एक बार हमने किसी भी स्पिरिट के ऊपर एक्सॉर्सिज्म किया तो उसके बाद उसका डेड अकाउंट भी अपने आप ही खत्म हो जाता है, या फिर तुम ये भी बोल सकते हो कि उसका डेड अकाउंट अपने आप ही गायब हो जाएगा। और ये सुनने के बाद यहाँ पे सोजी थोड़ा सा दुखी हो जाता है और बाद में वो बोलता है कि क्या मैं अब अपनी बहन से कभी बात नहीं कर पाऊंगा। तो यहाँ पे कुकुरु बताता है कि भाई, इतनी नॉलेज तो तुम्हें होनी चाहिए ना कि मरे हुए आदमी से कोई बात नहीं कर सकता। और फिर यहाँ पे सोजी मुस्कुराते हुए बोलता है कि हाँ, तुमने सही कहा, और उसके अलावा अच्छा हुआ जो मेरी बहन अब इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि जिस बीमारी से वो जूझ रही थी उस बीमारी का कोई इलाज नहीं था और उसकी वजह से उसे लगातार तकलीफ हो रही थी। लेकिन मैंने अपनी बहन से वादा किया था कि मैं अपना ख्याल रखूंगा, और ऊपर से जिंदगी में ऐसी कई सारी चीजें होती हैं जिनको हम बदल नहीं सकते। लेकिन यहाँ पे सोजी को देखने के बाद कुकुरु समझ जाता है कि सोजी जानबूझ करके सबके सामने टफ बनने की कोशिश कर रहा है ताकि वो अपना दुख किसी को दिखाए ना। लेकिन इसके बाद वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और
बोलता है कि चलो मेरे पीछे। फिर रूम से बाहर आ जाने के बाद यहाँ पे सोजी को ऐसा लगता है कि शायद ये लोग किसी बड़े से होटल में हैं। लेकिन यहाँ पे कुकुरु उसको सच्चाई बताता है और बोलता है कि ये है मेडन एकेडमी, एक ऐसा स्कूल जहाँ पे एक्सॉर्सिस्ट बनने की ट्रेनिंग दी जाती है। और इसके अलावा इस स्कूल के अंदर तुम्हें पर्सनल रूम भी दिए जाते हैं ताकि तुम स्कूल के अंदर ही रहो और अपनी प्रैक्टिस लगातार करते रहो। लेकिन तभी एकेडमी का एक और लड़का इनके पास आ जाता है और वो यहाँ पे कुकुरु का मजाक उड़ा करके बोल रहा होता है कि पिछले रात को तो तुम मरते हुए बच गए थे, इसलिए अगली बार अगर तुम्हारे सामने कोई बहुत ही पावरफुल स्पिरिट आ जाए तो वहाँ से बच के भाग जाना। लेकिन यहाँ पे कुकुरु इसकी बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देता और आगे बढ़ जाता है। फिर इसके बाद ये लड़का अपने ग्रुप के पास चला जाता है जहाँ पे सब लोग सोजी के बारे में बात कर रहे थे और ये लोग बोल रहे थे कि सोजी एक यूट्यूबर है जिसने कई सारे ऐसे वीडियोस डाले हैं जो कि लोगों को गुस्सा दिलाते हैं। और यहाँ पे इन सब लोगों को भी सोजी के सारे वीडियोस पसंद नहीं आते। लेकिन इन्हीं के ग्रुप की एक लड़की है जिसके ब्लू हेयर है और वो यहाँ पे सोजी को पसंद कर रही थी और वो यहाँ पे बोलती है कि मुझे तो सोजी बहुत ही हैंडसम लगता है। और फिर इसके बाद सोजी को यहाँ का कैफेटेरिया, यहाँ का शॉप और हॉट स्प्रिंग दिखाया जाता है और जब दोनों हॉट स्प्रिंग में नहा रहे होते हैं तब यहाँ पे सोजी को बहुत ज्यादा रिलैक्स फील होता है और उसको डर था कि कहीं वो रो ना दे क्योंकि अभी भी उसको अपनी बहन की याद आ रही थी। लेकिन यहाँ पे कुकुरु बोलता है कि हमारे लीडर कहाँ चले गए और तभी वहाँ पे जैकी आता है जो कि इनका लीडर है और वो कब से इन दोनों का पानी में ही वेट कर रहा था। फिर वो यहाँ पे सोजी को बताता है कि मैं एक मॉन्क हूँ और उसके अलावा यहाँ पे टीचर का भी काम करता हूँ। और इतना बोलने के बाद वो सोजी से अपना हाथ मिलाता है और उसको अपना इंट्रोडक्शन देता है। फिर जब ये तीनों पानी से बाहर आ जाते हैं तब यहाँ पे कुकुरु जैकी को बताता है कि देखो मैंने सोजी को पूरा कैंपस दिखा दिया है तो क्या मैं यहाँ से जा सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे जैकी उसको बोलता है कि देखो मुझे पता है कि तुम्हें स्टूडेंट्स को कैंपस दिखाना पसंद नहीं है लेकिन तुम्हें इस काम को भी इंजॉय करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कुकुरु बताता है कि मुझे पता है कि कल रात को मैं हार गया था, यही कारण है कि मेरे को पनिशमेंट दी जा रही है। लेकिन यहाँ पे जैकी उसकी कोई बात ही नहीं सुनता। वो तो यहाँ पे सोजी से बात कर रहा होता है और सोजी से पूछता है कि तुमने तो पूरा स्कूल देख लिया तो तुम क्या सोचते हो, तुम्हें स्कूल में एडमिशन ले करके एक एक्सॉर्सिस्ट बन जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे सोजी को ऐसा लग रहा था कि सारी चीजें सच नहीं है और ये सब लोग मिल करके उसके साथ प्रैंक कर रहे हैं। लेकिन फिर यहाँ पे जैकी उसको सच्चाई बताता है और बोलता है कि देखो जितनी भी चीजें हमने तुमको बताई है वो सारी बातें सच है और हम तो चाहते हैं कि तुम हमारी टीम को ज्वाइन कर लो क्योंकि कल रात को ही तुमने अपनी पावर को अवेक किया है और अगर तुम हमारी टीम को ज्वाइन करते हो तो इससे हमारे स्कूल और हमें बहुत फायदा होगा। लेकिन यहाँ पे सोजी अभी अपनी पावर को लेकर के कंफ्यूज था तो जैकी उसको बताता है कि देखो पुराने समय से ही एक्सॉर्सिस्ट इविल स्पिरिट्स को खत्म किया करते थे लेकिन जैसी नई टेक्नोलॉजी आ गई है और जब से इंटरनेट आया है तभी से सारे इविल स्पिरिट्स इन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो लोग इंसानों को कॉन्टेक्ट कर सके और इन्हीं को हम डेड अकाउंट बोलते हैं। स्टार्टिंग में तो जितने भी एक्सॉर्सिस्ट थे उनको समझ में नहीं आ रहा था कि इनसे डील कैसे किया जाए क्योंकि किसी के पास इसका कोई उपाय नहीं था। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे सोजी यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था क्योंकि उसको इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा मैप में ये भी देखता है कि वो किस जगह पे है। लेकिन तभी अचानक से जैकी वहाँ पे आता है और बोलता है कि क्या हुआ, क्या तुम्हें अपनी खुद की पावर पे बिलीव नहीं है और क्या तुम नहीं चाहते कि तुम अपनी पावर को अच्छे से डिस्कवर करो। लेकिन यहाँ पे सोजी बताता है कि मेरे को इन चीजों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और ऊपर से मैं एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं अपने घर चले जाऊँ क्योंकि वहाँ जाने के बाद मैं एक नॉर्मल जॉब करूंगा क्योंकि वैसे भी यूट्यूब चैनल मैंने स्टार्ट किया था अपनी बहन की वजह से क्योंकि मुझे उसके ट्रीटमेंट के लिए पैसे चाहिए थे। लेकिन अब मेरी बहन इस दुनिया में नहीं है तो मेरे को यूट्यूब चैनल या किसी सोशल मीडिया अकाउंट से कोई फर्क नहीं पड़ता और अपनी बहन को खोने का जो दुख है वो मुझे अभी भी है, इसलिए मैं कुछ समय अकेले बिताना चाहता हूँ। लेकिन तभी यहाँ पे जैकी उसको बताता है कि क्या तुम नहीं जानना चाहोगे कि तुम्हारी बहन की मौत का कारण क्या था, क्या सही में वो किसी बीमारी से मरी या फिर किसी और ने ही उसकी जान ली है। अब ये सुनने के बाद तुरंत ही वहाँ पे सोजी रुक जाता है। वो पूछता है कि तुम बोलना क्या चाहते हो। तब यहाँ पे जैकी उसको बताता है कि देखो तुम्हारी बहन को बीमारी तो थी लेकिन बीच में तुम्हारी बहन की हालत में सुधार आया था लेकिन अचानक से उसकी मौत इसलिए हो गई क्योंकि उसका कारण था गोस्ट अकाउंट जिसको डेड अकाउंट भी बोला जाता है। अब ये सारी बातें सुनते ही यहाँ पे सोजी को उस दिन की याद आ जाती है जिस दिन उसकी बहन की मौत हो गई थी और उस दिन उसकी बहन की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि उसकी बहन लगातार उसको बोल रही थी कि प्लीज भाई मेरी मदद करो, मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। और फिर यहाँ पे जैकी उसको सच्चाई बताता है कि जब भी कोई डेड अकाउंट किसी नॉर्मल ह्यूमन के ऊपर हमला करता है तो सबसे पहले ये देखता है कि उस ह्यूमन का इस वर्ल्ड से कितना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है और इसके अलावा जब भी वो विक्टिम्स मर जाते हैं तो उनकी आंखों से खून निकलता है उसी तरीके से जैसे तुम्हारी बहन की आंखों से निकला था उसके मरने के बाद। अब ये सुनते ही यहाँ पे सोजी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो पूछने लगता है कि डेड अकाउंट कहाँ पे है। तो यहाँ पे जैकी उससे पूछता है कि तुम करोगे क्या जान करके। सोजी बताता है कि मैं उस डेड अकाउंट को तुरंत ही खत्म कर दूंगा। लेकिन ये सुन करके जैकी यहाँ पे हंसने लगता है और उसका मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि तुम अभी बहुत ही ज्यादा कमजोर हो, तुम उस डेड अकाउंट का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। ये सुनकर के सोजी को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो तुरंत ही यहाँ पे एक पंच मारने वाला था जैकी को, लेकिन कुकुरु उसको रोक लेता है और उसको बताने लगता है कि देखो टीचर के ऊपर कभी हाथ नहीं उठाते। हाँ मैं ये बात मानता हूँ कि जैकी
जैकी कभी बच्चों वाली हरकतें करता है, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए वो हमारा टीचर है और टीचर के ऊपर हाथ नहीं उठाना। फिर यहाँ पे जैकी उसको बोलता है, देखो शांत हो जाओ, मैं तुम्हें एक डील देता हूँ कि अगर तुमने अपने करंट पावर लेवल पे यहाँ पे कुकुरू को हरा दिया तो मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें एक्नॉलेज भी करूंगा और उसके अलावा मैं तुम्हें बता भी दूंगा कि तुम्हारी बहन की मौत के पीछे कौन है। और यहाँ पे कुकुरू इसके लिए मान जाता है, वो तुरंत ही अपने हैमर निकाल लेता है। लेकिन यहाँ पे सोजी हमला कर देता है तुरंत ही जैकी के ऊपर और यहाँ पे जैकी बोलता है कि मुझसे नहीं लड़ना, तुम्हें जाकर के कुकुरू से लड़ना है। और इतना बोल करके वो वहाँ से भाग रहा होता है। तब यहाँ पे सोजी उसको बताता है कि देखो मुझे तुम्हारे गेम्स नहीं खेलने, मुझे बस ये जानना है कि मेरी बहन की मौत कैसे हुई थी और वो डेड अकाउंट कौन है, ताकि मैं अपना बदला ले सकूं। लेकिन इससे पहले कि उस जैकी को पकड़ पाता है, यहाँ पे कुकुरू पीछे से उसके ऊपर हमला कर देता है और उसे नीचे गिरा देता है और बाद में उसको बताता है कि देखो बचपना छोड़ो, यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबकी भी यही कहानी है, उन सभी ने अपने किसी फैमिली मेंबर को खोया है। लेकिन यहाँ पे कुकुरू को बहुत अच्छे से पता था कि सोजी उससे लड़ने के लिए नहीं आएगा, इसलिए वो यहाँ पे सोजी को गुस्सा दिलाता है और उसको बोल रहा होता है कि कल रात को जब मैंने तुम्हारी बहन को अपने हैमर से मारा तो मुझे बहुत मजा आ रहा था। ये सुनते ही सोजी उठ जाता है और तुरंत ही हमला कर देता है यहाँ पे कुकुरू के ऊपर। लेकिन यहाँ पे कुकुरू बहुत ही आराम से उसके हमले को ब्लॉक कर लेता है और बाकी सारे स्टूडेंट्स भी वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं ये देखने के लिए कि इन दोनों में से कौन जीतने वाला है। और फिर इसके बाद यहाँ पे सोजी लगातार हमला कर रहा होता है कुकुरू के ऊपर, लेकिन कुकुरू हर बार उसके हमले से बच जा रहा था। और ये सब देख करके यहाँ पे कियो बोलती है कि मुझे तो इन चीजों में कोई मजा नहीं आ रहा। लेकिन वहीं पे हियो जो कि एक पपेट स्टूडेंट है वो बताती है कि मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। और वहीं पे रेन बताता है कि मेरे को तो सोजी बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि उसकी जो पावर है वो अच्छी खासी यहाँ पे दिख रही है, क्योंकि हर कोई कुकुरू के सामने नहीं टिक सकता। लेकिन इन सबसे अलग यहाँ पे हम देखते हैं ईमो को, जो कि सही में चाहता था कि दोनों आपस में लड़ना छोड़ दें। और इधर फाइट में जब कुकुरू हमला कर देता है अपने हैमर से सोजी के ऊपर, तब यहाँ पे सोजी हैमर से बचने के लिए उसे ब्लॉक कर लेता है अपनी बॉडी से। लेकिन यहाँ पे सोजी को ये बात पता है कि वो हर बार ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे हैमर की फोर्स इतनी ज्यादा है कि सोजी को पता चल जाता है कि अगर वो लगातार ऐसा करेगा तो आगे चल करके वो मैच हार जाएगा। इसलिए यहाँ पे सोजी थोड़ा सा पीछे हो जाता है ताकि वो अपने आप को बचा सके। लेकिन यहाँ पे कुकुरू अपने हैमर को बड़ा कर देता है और तुरंत ही उसके चेहरे पे हैमर को दे मारता है। अब इनकी फाइट को देखते हुए यहाँ पे सारे टीचर्स भी आ जाते हैं और यहाँ पे खुद प्रिंसिपल भी आ जाती है इन दोनों का फाइट देखने के लिए। लेकिन यहाँ पे एक टीचर बताता है कि हमें इस फाइट को रुकवाना होगा, क्योंकि सोजी वैसे भी हमारी एकेडमी में शामिल नहीं हो सकता, क्योंकि जितनी भी बातें मैंने उसके बारे में सुनी वो अच्छी नहीं है। लेकिन यहाँ पे प्रिंसिपल उसको बोलते है कि तुम शांत रहो और इस फाइट को देखो। अब यहाँ पे कुकुरू लगातार यहाँ पे हमला कर रहा होता है सोजी के ऊपर और यहाँ पे सोजी अब अपने आप को ज्यादा देर तक डिफेंड नहीं कर पाता और लगातार वो घायल हो रहा था। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे कुकुरू अपने हैमर के कई सारे कॉपी बनाता है और एक साथ हमला कर देता है सोजी के ऊपर, जिसके बाद सोजी वहाँ पे हार जाता है और नीचे गिर जाता है। फिर यहाँ पे जैकी उसके पास आता है और बोलने लगता है कि क्या तुम नहीं जानना चाहते कि किस डेड अकाउंट की वजह से तुम्हारी बहन मरी है, और अगर तुम जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ लड़ने का, लेकिन इस बार जैसा मैं बोलूंगा तुम्हें वैसा ही करना होगा। सबसे पहले तो अपना फोन निकालो और अपनी मैजिक एनर्जी की मदद से उस फोन के अंदर से अपना वेपन निकालो। और जैसे यहाँ पे सोजी वैसा करने लगता है जैसा जैकी ने उसको बताया था, तो वो अपने फोन के अंदर से ब्लू फ्लेम्स निकालता है और इन फ्लेम्स को देखने के बाद यहाँ का हर एक स्टूडेंट हैरान था, न केवल वो लोग बल्कि यहाँ पे टीचर्स भी हैरान थे। और फिर यहाँ पे जैकी उसको बताने लगता है कि जब कल रात को कुकुरू ने मेरे को बताया था कि तुम्हारे पास ब्लू फ्लेम्स की पावर है तो मेरे को विश्वास नहीं हुआ था, लेकिन अब मैं अपने आंखों से उसको देख सकता हूँ। इसके अलावा यहाँ पे जैकी कुकुरू को बताता है कि गलती से भी तुम फ्लेम्स को टच मत कर लेना। लेकिन यहाँ पे सोजी को समझ में नहीं आ रहा था कि हर कोई उसके ब्लू फ्लेम्स को देख करके इतना ज्यादा हैरान क्यों था। लेकिन यहाँ पे जैकी उसको बताता है कि तुम इन चीजों के बारे में मत सोचो, बस अपने फ्लेम्स को इस्तेमाल करो। इसके बाद सोजी फ्लेम्स का इस्तेमाल करता है अपने पैरों के ऊपर, जिसके बाद उसकी रफ्तार बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वो यहाँ पे भाग रहा होता है कुकुरू की तरफ, लेकिन अचानक से वो नीचे गिर जाता है। और ये देखने के बाद यहाँ पे जैकी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि सोजी को हो क्या गया है, क्योंकि यहाँ पे सोजी की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि कोई भी उसको देख नहीं सकता था और वो आराम से कुकुरू को हरा भी देता। लेकिन यहाँ पे सोजी अभी फिलहाल के लिए अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। लेकिन इन चीजों के बावजूद भी सोजी फिर से अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और अपनी रफ्तार बढ़ा लेता है। उसकी रफ्तार इतनी ज्यादा होती है कि उसको कोई भी देख नहीं पा रहा था और वो लगातार यहाँ पे कुकुरू के आसपास घूम रहा था। और तभी वो अचानक से कुकुरू के ऊपर हमला कर देता है। यहाँ पे कुकुरू एन वक्त पे पीछे तो हट जाता है, लेकिन उसके चेहरे पे कट लग जाता है, जिसके बाद यहाँ पे कुकुरू को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो तुरंत ही अपना हैमर को चारों तरफ घुमाने लगता है और यहाँ पे हर बार सोजी उसके हमले से बच जा रहा था। तो यहाँ पे सोजी को ऐसा लगता है कि शायद वो आराम से कुकुरू को अब हरा सकता है, लेकिन उसको ये बात नहीं पता कि कुकुरू उससे ज्यादा पावरफुल है। और तभी यहाँ पे कुकुरू अपने हैमर का साइज बड़ा कर देता है और एक बहुत ही पावरफुल अटैक करता है सोजी के ऊपर। यहाँ पे सोजी उसके हमले से बच तो जाता है, लेकिन यहाँ पे वो समझ जाता है कि अगर एक और ऐसा अटैक उसके ऊपर हुआ तो वो बच नहीं पाएगा। और यहाँ पे कुकुरू एक और हमला उसके ऊपर कर भी देता है। लेकिन तभी बीच में जैकी आ जाता है। वो यहाँ पे कुकुरू के हमले को रोक देता है और बाद में कुकुरू को बताता है कि तुम बहुत ही आगे चले गए थे, तुम्हें अपनी इतनी पावर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। और फिर यहाँ पे कुकुरू सोजी से माफी मांगता है, लेकिन यहाँ पे सोजी जैकी से माफी मांगता है और उसको बोलता है कि मेरे बिहेवियर के लिए मुझे माफ कर देना, क्या तुम मुझे अपनी एकेडमी में ले सकते हो।
ताकि मैं अपनी बहन के किलर को ढूंढ सकूं। और यहाँ पे जैकी मुस्कुराता है क्योंकि वो देख रहा था कि सोजी इस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा सीरियस है और वो फाइनली यहाँ पे सोजी को एक्सेप्ट कर लेता है एकेडमी के अंदर। फिर इसके थोड़ी देर के बाद वो यहाँ पे सोजी को एक रूम में ले आता है और उसको एक वीडियो दिखाता है और वो यहाँ पे उसको बता रहा होता है कि बहुत समय पहले एक एक्सॉर्सिस्ट का पूरा ग्रुप एक बिल्डिंग के अंदर गए थे और वहाँ के कुछ लोग तो डेड बॉडीज को देख करके डर गए थे, लेकिन डेड बॉडी के सामने एक फोन पड़ा था जिसके अंदर से एक स्पिरिट बाहर आ रहा था। और फिर यहाँ पे जो उनका लीडर था यानी कि एक्सॉर्सिस्ट के ग्रुप का जो लीडर था वो अपने फोन से स्कैन करके स्पिरिट के बारे में पता लगाता है और यहाँ पे जैसे ही उसको इस डेड अकाउंट के बारे में पता चलता है अपने डाटाबेस से, वो तुरंत ही अपने सारे साथियों को बोलता है यहाँ से भागने के लिए, लेकिन ये स्पिरिट इनको मौका नहीं देता भागने का और वो तुरंत ही इन सबको खत्म कर देता है। इसके अलावा ये स्पिरिट भी ब्लू फ्लेम्स का इस्तेमाल करता है उन सभी को खत्म करने के लिए। और इस डेड अकाउंट को हम लोगों ने नाम दिया है सैड बॉय के, लेकिन अभी तक से हमें नहीं पता चला है कि रियल पर्सन कौन था जब ये जिंदा हुआ करता था। लेकिन हमें ये जरूर पता चला है कि ये डेड अकाउंट बहुत ज्यादा पावरफुल है और इसके अलावा ये सारे एक्सॉर्सिस्ट को खत्म करना चाहता है। लेकिन हाँ, ये बात तो कंफर्म है कि इसी डेड अकाउंट ने तुम्हारी बहन को भी मारा है। लेकिन यहाँ पे सोजी का सवाल ये होता है कि इसके पास वो ब्लू फ्लेम्स कैसे आ गई। फिर यहाँ पे जैकी बताता है कि देखो सैड बॉय के पास जो एबिलिटी है उसको डीमन फ्लेम्स बोला जाता है। ये एक तरीके से कर्स्ड एबिलिटी है जिसकी मदद से वो किसी भी लाइफ फोर्स को चुरा सकता है अगर उसकी फ्लेम्स ऐसे किसी इंसान के साथ कांटेक्ट में आ गई जो कि जिंदा है। और फिर इसके बाद यहाँ पे सोजी उन सभी मरे हुए लोगों का चेहरा भी देखता है जिनके आंखों से खून निकल रहा था और ऐसा ही सेम उसकी बहन के साथ भी हुआ था। लेकिन तभी यहाँ पे सोजी उससे एक सवाल पूछता है कि भला उसके पास जो एबिलिटी है वही सेम एबिलिटी मेरे पास भी कैसे हो सकती है जबकि मैं तो जिंदा हूँ। लेकिन यहाँ पे जैकी के पास भी इस सवाल का जवाब नहीं था और यहाँ पे फिर सोजी बोलने लगता है कि मेरे पास इतनी ज्यादा खतरनाक पावर है और मैं अपनी इस पावर का इस्तेमाल कर रहा था कुकुरु के खिलाफ। लेकिन यहाँ पे जैकी हंसते हुए बताता है कि अच्छा हुआ ना कोई मरा नहीं। और फिर यहाँ पे सोजी एक और सवाल पूछता है कि भला इन फ्लेम से मेरे को नुकसान क्यों नहीं होता। तब यहाँ पे जैकी उसको बताता है कि सांप के अंदर भी जहर है लेकिन उसको अपने जहर से कुछ नहीं होता। लेकिन इन सारी चीजों को समझने में अभी बहुत टाइम लगेगा सोजी को, इसलिए यहाँ पे जैकी उसको बोलता है कि एक काम करो, तुम थोड़ी देर के लिए अपने घर चले जाओ और जा करके वहाँ आराम करो और कुछ दिनों के बाद यहाँ पे वापस आ जाना। लेकिन तभी कुकुरु वहाँ पे पूरी क्लास के साथ आ जाता है और बताने लगता है कि हम इसको यहाँ से कहीं जाने नहीं देंगे। तभी यहाँ पे जैकी सोजी को बताता है कि देखो ये मेरी पूरी क्लास है और मैं चाहता हूँ कि तुम सबके साथ अच्छे से घुल मिल जाओ। लेकिन यहाँ पे कुकुरु सोजी को टोंट मारते हुए बोलने लगता है कि हम नहीं चाहते कि हमारा क्लासमेट ऐसा हो जिसके फ्लेम्स हमें मार सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम तुम्हें छोड़ भी नहीं सकते क्योंकि हम नहीं चाहते कि अपनी बहन को खोने के गम में तुम्हारा विलेन आर्क स्टार्ट हो जाए। लेकिन तभी यहाँ पे रेन उसको साइड हटा देता है और फिर अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। वो बोलने लगता है कि देखो कुकुरु की बातों का बुरा मत मानना, वो बस ऐसा ही है, वो दिल का बहुत ही अच्छा है, एक बार तुम उसको जान जाओगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। लेकिन तभी वो जो टॉकिंग डॉल होती है जो कि इनके साथ है वो अचानक से सामने आ जाती है सोजी के और वो यहाँ पे बोलने लगती है देखो कुकुरु तुमसे थोड़ा सा नाराज है क्योंकि तुमने उसके चेहरे पे कट लगा दिया था। लेकिन यहाँ पे सोजी एनाबेल के कजन को देख करके हैरान था। तो यहाँ पे डॉल बताते हैं कि देखो मुझसे डरो मत और मुझे लाइव स्ट्रीम गेमिंग करना बहुत अच्छा लगता है तो कभी हमें कोलैब करना चाहिए। लेकिन तभी यहाँ पे रिन बताता है कि देखो सेल्फी टाइम स्टार्ट हो चुका है इसलिए अब हम सबको सेल्फी लेनी चाहिए। और जब ये सब लोग मिल करके सेल्फी ले लेते हैं तब यहाँ पे जैकी सोजी को एक बात बताता है। वो बोलता है कि देखो अगर तुम्हें एक्सॉर्सिस्ट बनना है तो तुम्हें एक और एग्जाम को पास करना होगा। इसके बाद वो सोजी को लेकर के आ जाता है ट्रेनिंग रूम में और एक गोल्डन डिवाइस दिखाता है और उसको बताता है कि देखो ये गोल्डन डिवाइस तुम्हारी कॉम्बैट एबिलिटी को नापेगा और अगर तुमने इस टेस्ट को पास कर लिया तो हो सकता है हम तुम्हें रियल सिचुएशन में भी भेज सकते हैं जहाँ पे तुम्हारे सामने रियल स्पिरिट होगा जिसको तुम्हें खत्म करना होगा और इसके अलावा हो सकता है तुम्हें आगे चल करके सैड बॉय भी मिल जाए। और तभी यहाँ पे सोजी बोलता है कि टेस्ट को स्टार्ट करो, जिसके बाद यहाँ पे जैकी एक बटन दबाता है और हम देखते हैं कि यहाँ पे दो पिंक कलर के जिनी एक गोल्डन लैम्प से बाहर आते हैं। और फिर यहाँ पे जैकी उसको बताता है कि ये दोनों आर्टिफिशियल स्पिरिट हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं ताकि हम यहाँ के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको ट्रेनिंग दे सकें और अगर तुमने इन जैसे 100 को हरा दिया तो तुम इस टेस्ट को पास कर जाओगे, लेकिन याद रहे कि इनको कमजोर मत समझना। लेकिन यहाँ पे सोजी बहुत ही ज्यादा पम्प्ड अप था, उसको ऐसा लगता है कि वो आराम से इन सबको हरा देगा। वो तुरंत ही अपना फोन निकालता है और अपने ब्लू फ्लेम्स की मदद से एक आर्टिफिशियल स्पिरिट को खत्म कर देता है। लेकिन तभी यहाँ पे जैकी इस टेस्ट को खत्म कर देता है। सोजी उससे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तब यहाँ पे जैकी उसको बताता है कि अपने फोन को ध्यान से देखो, तुम्हारी फोन की बैटरी जा चुकी है। इसका मतलब ये है कि तुम्हारी जो स्पिरिचुअल पावर है वो भी अब खत्म हो गई है। तुम अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर जो है तुम्हारे फोन से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये है कि अगर तुम्हारी फोन की बैटरी खत्म हो गई है तो तुम अपनी पावर का इस्तेमाल भी नहीं कर पाओगे। लेकिन इससे पहले यहाँ पे सोजी कुछ बोल पाता है, वो बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि सब लोग यहाँ पे खाना खाने बैठ चुके हैं
फिर यहाँ पे जैकी उसको बताता है कि देखो तुम ऑलरेडी थक गए थे जब तुमने फाइट किया था कुकुरू से, और ये जो टेस्ट मैंने लिया था तुम्हारा ये एक सेटअप था ताकि मैं तुम्हें ये दिखा सकूं कि जब भी तुम किसी स्पिरिट से फाइट करोगे तो उस फाइट में तुम्हारी फोन की बैटरी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर तुम्हारी फोन की बैटरी चली गई तो तुम्हारा स्पिरिचुअल पावर भी चला जाएगा। और एक बात याद रखना, अगर किसी फाइट में तुम्हारी बैटरी अचानक से चली जाती है तो तुम 5 घंटों तक के लिए सोते रहोगे। इसका मतलब ये है कि अगर किसी फाइट के दौरान तुम सो गए तो तुम्हारी मौत तो पक्की है। और इसके अलावा एक और बात याद रखना कि अगले हफ्ते तुम्हारा एक और एग्जाम होने वाला है, ये वाला एग्जाम देना जरूरी है और इस एग्जाम को तुम पास करोगे तभी जाकर के तुम एक एग्जॉर्सिस्ट कहलाओगे। और तुम्हें इस एग्जाम को पास करना ही होगा, क्योंकि अगर तुमने इस एग्जाम को पास नहीं किया और तुम इस एग्जाम में फेल हो जाते हो तो उसके बाद तुम्हें यहाँ पे पकड़ लिया जाएगा और फिर तुम्हें टॉर्चर किया जाएगा। अब ये सुनते ही यहाँ पे सोजी डर जाता है। तब यहाँ पे जैकी उसको पूरी बात बताता है। वो यहाँ पे उसको बताने लगता है कि देखो तुम्हारी जो पावर है वो सैड बॉय से बहुत ज्यादा मिलती जुलती है, और ऊपर से सैड बॉय ने कई सारे एक्सॉर्सिस्ट की जान ले ली है, जिसके बाद यहाँ के काफी सारे लोग उससे नफरत करते हैं। और क्योंकि तुम्हारी पावर उससे बहुत ज्यादा मिलती है तो अगर तुम एग्जाम को फेल कर जाते हो तो उसके बाद ये लोग तुम्हें पकड़ लेंगे और तुम्हें टॉर्चर किया जाएगा, और ये सारे लोग मिल करके सैड बॉय का जितना भी गुस्सा है तुम पे निकालेंगे, क्योंकि यहाँ के कई सारे लोगों को ऐसा लगता है कि तुम भी सैड बॉय के साथ जुड़े हुए हो, इसलिए ये लोग अपना गुस्सा तुम पे उतारेंगे और तुम्हें टॉर्चर करेंगे। इसलिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी होगी ताकि तुम एग्जाम को पास कर जाओ। फिर उसके बाद जब ये लोग अपने रूम में जा रहे होते हैं तो यहाँ पे सोजी पूछता है कि मेरा रूम कौन सा है। यहाँ पे कुकुरू उसको बताता है कि तुम पागल हो गए हो क्या, तुम्हें कोई भी यहाँ पे क्यों रहने देगा, और ऊपर से अगर तुम्हें यहाँ पे रहने भी दिया जाएगा तब भी तुम्हें अकेले नहीं रहने दिया जा सकता, क्योंकि तुम्हारी पावर बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसलिए मेरे साथ तुम्हें रूम शेयर करके रहना होगा। लेकिन यहाँ पे सोजी का चेहरा देखने के बाद उसको ऐसा लगता है कि शायद सोजी को रूम शेयर करना अच्छा नहीं लगता। लेकिन यहाँ पे सोजी उसके सामने सिर झुकाता है और बोलता है कि प्लीज तुम मुझे ट्रेनिंग दो ताकि मैं अगले हफ्ते वाला जो एग्जाम है उसे पास कर पाऊँ। लेकिन ये देखने के बाद यहाँ पे कुकुरू के मुंह से चाय गिर जाती है और वो फिर यहाँ पे उसको बोल रहा होता है कि तुम कैसे लड़के हो, एक तरफ तो तुम दुनिया वालों को ये दिखाते हो कि तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो और ऊपर से तुम एक ऐसे आदमी से मदद मांग रहे हो जिसने तुम्हें हराया है। फिर यहाँ पे सोजी बताता है कि देखो मेरे अंदर कोई भी प्राइड नहीं है और मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि तुम मुझसे ज्यादा स्ट्रांग हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे ट्रेनिंग दो। फिर यहाँ पे कुकुरू उसको बताता है कि देखो मेरे सामने इतना ही मत झुको, और ऊपर से मैं तुम्हें वैसे भी ट्रेनिंग देने ही वाला था क्योंकि जैकी ने मुझको ऐसा करने के लिए बोला था। और फिर हमें पता ये चलता है कि जब ट्रेनिंग हॉल में सोजी बेहोश हो जाता है तब यहाँ पे जैकी बोलता है कुकुरू को कि तुम्हें इसको ट्रेनिंग देनी होगी, लेकिन यहाँ पे कुकुरू ऐसा करने से मना कर देता है। तो जैकी उसको बताता है कि देखो तुम्हें इसे ट्रेनिंग तो देनी होगी क्योंकि ये उसके लिए भी अच्छा होगा और ऊपर से तुम्हारे लिए भी ये बहुत ज्यादा अच्छा होगा। अब यहाँ पे कुकुरू को समझ में नहीं आता कि जैकी उससे बोलना क्या चाहता है, लेकिन वो आखिरी में हाँ कर देता है ट्रेनिंग देने के लिए। और यहाँ पे रात हो जाने के बाद सोने से पहले ये दोनों ब्रश करते हैं एक कपल की तरह, और उसके बाद ये दोनों सोने के लिए चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे सोते समय कुकुरू लगातार सोच रहा होता है कि शायद सोजी टेस्ट से डर जाएगा और यहाँ से भाग जाएगा। लेकिन फिर अगले दिन सोजी ट्रेनिंग ग्राउंड में आ जाता है और यहाँ पे इन दोनों आर्टिफिशियल स्पिरिट्स को चैलेंज करता है। वो यहाँ पे अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल कर देता है स्टार्टिंग में, और ऐसा करने की वजह से उसकी जो फोन की बैटरी थी वो बहुत ही जल्दी गिर रही थी। फिर यहाँ पे कुकुरू उसको बताता है कि देखो स्टार्टिंग में अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल मत किया करो, क्योंकि अगर ऐसा करोगे तो तुम बहुत जल्दी थक जाओगे, तुम्हें आखिरी तक अपनी पावर को बचाना होगा। लेकिन यहाँ पे सोजी को कोई भी आइडिया नहीं होता कि उसको ये कैसे करना है। तब यहाँ पे कुकुरू उसको बताता है कि देखो स्टार्टिंग में केवल अपने हाथों का इस्तेमाल करो लड़ने के लिए, और आगे चल करके जब तुम्हारे सामने कई सारे स्पिरिट्स आ जाए तब धीरे धीरे अपनी पावर का इस्तेमाल करना उन सबको खत्म करने के लिए। तुम एग्जाम्पल ले सकते हो कैंप फायर का, जिस तरीके से कैंप फायर धीरे धीरे जलता रहता है और आखिरी तक ही जलता रहता है जब तक कि उसके ऊपर पानी ना डाला जाए, उसी तरीके से तुम्हें भी अपनी पावर को धीरे धीरे इस्तेमाल करता रहना होगा ताकि वो खत्म ना हो जाए। लेकिन यहाँ पे सोजी को जैसा सिखाया जाता है वो वैसा कर नहीं पाता, और फिर हम देखते हैं कि वो मुश्किल से 35 स्पिरिट्स को खत्म कर पाता है और उसके बाद वो फिर से बेहोश हो जाता है। और फिर अगले दिन जितने भी कुकुरू के क्लासमेट्स थे वो सब लोग भी आ जाते हैं यहाँ पे ट्रेनिंग ग्राउंड में, ये देखने के लिए कि सोजी ने कितना ज्यादा प्रोग्रेस किया है। और वो सभी लोग ये देख करके हैरान थे कि सोजी यहाँ पे 30 स्पिरिट्स को खत्म कर पा रहा है, जबकि उसकी ट्रेनिंग 2 दिन पहले ही स्टार्ट हुई है। लेकिन हर बार वो मुश्किल से केवल 30 स्पिरिट्स को ही खत्म कर पा रहा था और उसके बाद बेहोश हो जाता है। तो इसलिए वो अगले दिन एक आइडिया के साथ आता है जहाँ पे वो पूरे भर के कैफीन खा लेता है, जिसके बाद वो सोचता है कि वो बेहोश नहीं होगा। लेकिन इसके बावजूद भी वो केवल 41 स्पिरिट्स को ही खत्म कर पाता है। और फिर अगले दिन हम देखते हैं कि वो लगातार ऐसा करने लगता है, जिसके बाद वो 41 से बढ़ जाता है 49 पे। लेकिन यहाँ पे सोजी भले ही कितनी भी मेहनत क्यों ना कर ले या कितना ही अपने पावर का इस्तेमाल क्यों ना करे, उसके बावजूद भी वो केवल 41 से 49 ही बढ़ पाया है, यानी कि वो 49 को कभी पार ही नहीं कर पाता। और फिर यहाँ पे कुकुरू उसको बताता है कि देखो तुम्हें अपनी पावर को कंट्रोल करना सीखना होगा, नहीं तो तुम कभी भी 49 से ज्यादा स्पिरिट्स को खत्म नहीं कर पाओगे। लेकिन यहाँ पे सोजी उसकी कोई भी बात समझ नहीं पाता, और हम देखते हैं कि 6 दिनों के बावजूद भी वो केवल 44 स्पिरिट्स को ही खत्म कर पा रहा था, और 44 के बाद वो लगातार बेहोश हो जाता था। लेकिन इन चीजों के बावजूद भी वो अपने आप को रिलैक्स करने के लिए खाना खाने लगता है। और तब यहाँ पे कुकुरू उससे बोलता है कि तुम इतने ज्यादा रिलैक्स कैसे
हो सकते हो, जबकि तुम्हारा टेस्ट अब बहुत ही नजदीक आ चुका है। और ऊपर से याद रखना कि जैकी ने जो तुमसे बोला था कि यहाँ के लोग तुमसे नफरत करते हैं, वो बात एकदम सही है। और अगर तुम एग्जाम में फेल हो जाते हो तो हो सकता है इस एकेडमी के अंदर तुम्हारी हड्डियां ही बचेंगी। लेकिन तभी यहाँ पे सोजी बोलता है कि मुझे थोड़ी देर के लिए घर जाना होगा। ये सुनने के बाद कुकुरू को ऐसा लगता है कि शायद ये यहाँ से भागना चाहता है, लेकिन यहाँ पे सोजी बताता है कि मुझे घर इसलिए जाना होगा क्योंकि मैंने घर का दरवाजा खुला छोड़ दिया था, और ऊपर से घर के अंदर मेरी बहन की फोटो है, और इसके अलावा उससे जुड़े जो सामान है वो भी वहीं पे रखे गए हैं। अगर वहाँ पे गलती से कोई चोर आ गया तो वो सारा सामान ले जाएगा, और मैं ऐसा नहीं चाहता। लेकिन यहाँ पे कुकुरू उसको बोलता है कि मेरे को तो ऐसा लगता है कि तुम इस टेस्ट से डर गए हो और तुम यहाँ से भागना चाहते हो। लेकिन यहाँ पे सोजी उसको बताता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस चाहता हूँ अपनी बहन की मौत का बदला लेना, इसलिए मैं वापस जरूर आऊंगा। और फिर अगले दिन जब यहाँ पे फाइनल टेस्ट होने वाला था सोजी का, तब यहाँ पे स्कूल के जितने स्टूडेंट्स थे वो भी वहाँ पे आ जाते हैं, और इसके अलावा जितने भी टीचर्स थे जो कि सोजी से नफरत करते थे उसकी एबिलिटीज को लेकर के, वो सोचते हैं कि सोजी यहाँ पे हार जाएगा। और यहाँ पे जब टेस्ट स्टार्ट हो जाता है तब सोजी स्टार्टिंग में अपनी फ्लेम्स का इस्तेमाल कर देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि उसकी जो बैटरी पावर होती है वो 30% तक ड्रॉप हो जाती है, और अभी तक से उसने केवल 30 ही आर्टिफिशियल स्पिरिट्स को मारा था। और इसके अलावा हमें ये बात भी पता चलती है कि वो अभी तक से अपने पावर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। लेकिन यहाँ पे उसके जितने भी क्लासमेट्स होते हैं वो लगातार उसको चेयर अप कर रहे थे और बोल रहे थे कि तुम इस मैच को जीत जाओगे, तुम लगातार बस बने रहो। लेकिन यहाँ पे कुकुरू अलग था, वो यहाँ पे उसको चिढ़ा रहा होता है और बोल रहा होता है कि तुम एक लूजर हो, तुम इस मैच को हारने वाले हो। और ये बोलते समय यहाँ पे कुकुरू लगातार हंस रहा था। फिर हम देखते हैं कि जितने भी टीचर्स और स्टूडेंट यहाँ पे सोजी से नफरत करते हैं वो सब लोग भी उसका मजाक बना रहे थे। लेकिन यहाँ पे सोजी किसी की बात नहीं सुनता और लगातार सारे स्पिरिट्स को हराते जा रहा था। और इसके अलावा उसको वो दिन भी याद आ जाता है जब वो लगातार वीडियोज अपलोड किया करता था यूट्यूब पे। और यहाँ पे क्योंकि लोगों को उसके ऊपर लगातार गुस्सा आता था तो लोग ये बोलते भी थे कमेंट में कि हम तुम्हारी जान ले लेंगे। और ये देखने के बाद उसको बहुत ज्यादा डर लगता था। एक पल को तो उसके दिमाग में ये भी आया था कि उसको यूट्यूब छोड़ देना चाहिए, लेकिन फिर उसने अपनी बहन की तरफ देखा और उसको ये याद आया कि अभी फिलहाल के लिए मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि मुझे अपनी बहन की जान बचानी है, क्योंकि मैं अपनी जान से ज्यादा फिक्र करता हूँ अपनी बहन की। इसलिए मुझे कैसे भी करके यूट्यूब को नहीं छोड़ना है और लगातार वहाँ से पैसे कमाने हैं। और उस दिन के बाद से सोजी के दिमाग में ये बात भी चल रही थी कि जितने भी लोग मुझसे नफरत करते हैं वही लोग हैं जो मुझे पैसा कमाने में हेल्प भी कर रहे हैं। और उसी दिन के बाद से उसने डरना छोड़ दिया और इनफैक्ट अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल करना सीखा, और उसी इमोशंस का वो इस्तेमाल करता है इस समय, जिसके बाद वो अपनी पावर को इस्तेमाल कर पा रहा था अच्छे ढंग से। और यहाँ पे क्योंकि वो अपनी पावर को कंट्रोल कर पा रहा था, जिसके बाद वो अपनी फ्लेम्स को छोटा कर देता है और यहाँ पे 100 आर्टिफिशियल स्पिरिट्स को हरा देता है। और ये देखने के बाद यहाँ पे किसी को भी यकीन नहीं हो पा रहा था कि सोजी ने ये कर दिखाया, यानी कि उसने टेस्ट को पास कर लिया। और यहाँ पे जैकी को ये बात पता होती है कि जानबूझ करके कुकुरू ने उसको गुस्सा दिलाया था, क्योंकि गुस्से से ही वो अपनी पावर को कंट्रोल कर पा रहा था। लेकिन यहाँ पे एक ऐसा टीचर था जो कि नहीं चाहता था कि सोजी इस टेस्ट को पास कर जाए, इसलिए वो तुरंत ही डिवाइस को ऑन कर देता है और इस बार डिवाइस के अंदर से काफी सारे पावरफुल स्पिरिट्स बाहर आते हैं। और ये सारे स्पिरिट्स पहले वाले से ज्यादा पावरफुल थे, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पे सोजी हार नहीं मानता और वो इन सभी स्पिरिट्स को हरा देता है। और अभी तक से उसने टोटल 161 स्पिरिट्स को हरा दिया था, लेकिन इसके बाद जो डिवाइस थी उसका पावर चला जाता है। और यहाँ पे सोजी ने एक रिकॉर्ड बना दिया था, क्योंकि अभी तक से किसी भी स्टूडेंट्स ने टेस्ट के अंदर इतने सारे स्पिरिट्स को खत्म नहीं किया था। और इसके अलावा यहाँ पे जैकी खुद की ही तारीफ कर रहा होता है, क्योंकि उसी का ये प्लान था कि उसे सोजी को कुकुरू के साथ डालना चाहिए। और फिर अगले दिन से ही उसकी क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। लेकिन वो अपनी पहली क्लास में ही देख करके हैरान था कि उसको बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी पढ़ने होंगे। लेकिन यहाँ पे फिर क्लास खत्म हो जाने के बाद रिन उसको बोलता है कि तुम चिंता मत करो, तुम चाहो तो मेरी हेल्प ले सकते हो और मैं तुम्हारी हेल्प कर भी दूंगा। इतना बोलने के बाद वो उसके साथ सेल्फी लेने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पे कुकुरू सोजी को बताता है कि देखो, कल के फाइट में मैंने एक चीज देखी थी कि जब भी लोग तुम्हारा मजाक बनाते हैं तो तुम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हो। तुम्हें हर बार ऐसा नहीं करना होगा, क्योंकि इस चक्कर में तुम किसी और को भी नुकसान पहुंचा सकते हो। लेकिन तभी यहाँ पे हम देखते हैं कियोमी को, जो कि यहाँ पे कुकुरू को बताते हैं कि तुम भी वैसे ही हो, जिसको सुनने के बाद यहाँ पे कुकुरू उससे नाराज हो जाता है और दोनों फिर आपस में लड़ने लगते हैं। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे जैकी आ जाता है। अब जैकी यहाँ पे इन लोगों को एक मिशन देने के लिए आया होता है, लेकिन वो देख लेता है कि इनको सबसे पहले टीम वर्क सीखना होगा। इसलिए रात हो जाने के बाद ये तीनों अपने मिशन को कंप्लीट करने के लिए वैन में बैठ करके एक स्टूडियो आ जाते हैं। और फिर यहाँ पे कियोमी पूछने लगती है कि हमें यहाँ पे क्या करना होगा। लेकिन तभी वहाँ पे एक आदमी आ जाता है अपनी सेक्रेटरी के साथ, और वो यहाँ पे इन तीनों को बताता है कि तुम्हारा अगला मिशन यहीं पे है और तुम्हें एक साथ मिल करके यहाँ काम करना होगा। लेकिन पहले ये बताओ कि तुम में से किसी को टेक हब के बारे में कुछ भी पता है। लेकिन यहाँ पे सोजी बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज था। वो यहाँ पे उसी आदमी से पूछने लगता है कि तुम कौन हो। फिर आदमी बताता है कि मैं और कोई नहीं बल्कि जैकी हूँ, बस फर्क इतना है कि मैंने अपना भेष बदल लिया है। और इसके बाद
बाद यहाँ पे वो उन तीनों को मिशन समझाने वाला था कि तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे 3 लड़कियां आ जाती हैं जो कि जैकी को घेर लेती हैं। वो लोग यहाँ पे जैकी से बोलती हैं कि तुम तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम हो, क्या तुम हमें अपना नंबर दे सकते हो और तुम हमारे साथ घूमने चल सकते हो। लेकिन यहाँ पे जैकी बताता है कि मैं एक मॉन्क हूँ और मैंने संसारी मोह माया को त्याग दिया है। लेकिन जब ये लड़कियां कुछ ज्यादा ही इंसिस्ट करने लगती हैं तो यहाँ पे जैकी उनको मना नहीं कर पाता और वो इन तीनों के साथ डेट पे निकल जाता है। अब यहाँ पे जो सेक्रेटरी थी जिसका नाम था कीकू, वो यहाँ पे इन तीनों को बताती है कि मेरी बात ध्यान से सुनना कि तुम्हारा मिशन क्या होने वाला है। तो हुआ यूं है कि कुछ समय पहले यानी कि ठीक 1 घंटे पहले हमें काफी सारे स्पिरिट्स के सिग्नल आ रहे थे और हमें पता ये चला है कि एक कैमरे वाली बिल्डिंग के अंदर काफी सारे स्पिरिट्स थे जिन्होंने मिल करके एक ह्यूमन को बहुत ज्यादा इंजर्ड कर दिया था। और हो ये भी सकता है कि हमें काफी सारे डेड अकाउंट्स का सामना करना होगा। लेकिन यहाँ पे सोजी अभी भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज था। वो यहाँ पे फिर पूछने लगता है कि डेड अकाउंट एक फोन से दूसरे फोन में कैसे चले जाते हैं। फिर यहाँ पे कुकुरु उसको समझाता है कि देखो ये जितने भी डेड अकाउंट्स हैं ये सारे डिजिटल बीइंग्स हैं। इसका मतलब ये है कि उन्हें अपने आप को चार्ज करना होगा, नहीं तो वो खत्म हो जाएंगे। और यही कारण है कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स हैं वो एक तरीके से हॉटस्पॉट का काम करते हैं सभी डेड अकाउंट्स के स्पिरिट्स के लिए। यहाँ पे सोजी इससे पहले कुछ समझ पाता, तभी हम देखते हैं कि कियोमी यहाँ पे बोलती है कि मुझे इन दोनों के साथ क्यों रखा गया है, ये दोनों तो लूजर्स हैं लेकिन मैं तो विनर हूँ ना, तो मेरे को इन दोनों के साथ क्यों रखा गया है। अब यहाँ पे कीकुरू तो उसकी बातों को इग्नोर कर देता है। लेकिन यहाँ पे सोजी उसको रिप्लाई देते हुए बोलता है कि देखो तुम ये सारी बातें कीकुरू के बारे में बोल सकती हो लेकिन मैं तो अलग हूँ। लेकिन यहाँ पे कियोमी सोजी की बातें नहीं सुनती, बल्कि उसको ज्यादा फिक्र इस बात की होती है कि उसका जो फेवरेट स्ट्रीमर है वो लाइव आने वाला है और अगर उसने उसको सुपर चैट नहीं भेजा तो कहीं वो उसको भूल ना जाए। और ये देखने के बाद यहाँ पे सोजी बोलता है कि क्या ये इसका नॉर्मल बिहेवियर है, क्योंकि अभी फिलहाल के लिए हमें ये ध्यान देना चाहिए कि हमें स्पिरिट्स को कैसे खत्म करना है। लेकिन यहाँ पे कियोमी किसी और चीज पे ध्यान दे रही है। तभी यहाँ पे कियोमी बोलती है कि अपना मुंह बंद रखो और ऊपर से मुझे कभी भी एक्सॉर्सिस्ट नहीं बनना था। लेकिन तभी यहाँ पे कीकू इन तीनों को शांत करवा देती है और वो बोलने लगती है कि तुम्हारा बस काम ये है कि बिल्डिंग के अंदर जितने भी स्पिरिट्स हैं तुम्हें उन सबको खत्म करना है और ऊपर से चिंता मत करो, तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि बिल्डिंग के अंदर जितने भी कस्टमर्स थे हमने उन सबको निकाल लिया है और एम्प्लॉयज को भी हमने बाहर जाने के लिए बोल दिया है। और ऊपर से मेरे डेटा के हिसाब से मेरे को ऐसा लगता है कि बिल्डिंग के अंदर जितने भी डेड अकाउंट्स है वो सब लो लेवल के हैं, इसलिए तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन फिर भी अपनी आंखें खुली रखना। फिर इसके बाद ये तीनों स्टोर के अंदर आ जाते हैं और तीनों अलग हो जाते हैं ताकि ये लोग स्पिरिट्स को ढूंढ सके और उन्हें खत्म कर सके। लेकिन तभी एक स्पिरिट यहाँ पे कियोमी के ऊपर हमला करने वाला था, लेकिन अचानक से कियोमी पीछे हो जाती है और फिर वो अपना फोन का इस्तेमाल करती है अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को बाहर निकालने के लिए। फिर हम देखते हैं कि अचानक से उसका जो हाथ होता है वो एक अजीब से गन में बदल जाता है और वो उसकी मदद से यहाँ पे स्पिरिट के ऊपर हमला कर देती है। और यहाँ पे कियोमी की पावर को देखने के बाद सोजी बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। लेकिन यहाँ पे कुकुरु उसको बताता है कि देखो ज्यादा उसके पास मत जाना क्योंकि वो एक स्टॉकर है। तुम्हें पता है कि वो एक ऐसे लड़के से प्यार करती है जो कि एक बहुत ही पॉपुलर लाइव शो करता है, यानी कि गाना गाने का काम करता है। और यहाँ पे वो इतने ज्यादा ऑब्सेस्ड है उससे कि वो लगातार अपने अलग अलग अकाउंट की मदद से देखती रहती है कि उसके आसपास कोई लड़की तो नहीं है। लेकिन ये सारी बातें यहाँ पे कियोमी सुन लेती है। वो तुरंत ही उस स्पिरिट को खत्म कर देती है और फिर बाद में बताती है कि देखो मैं कोई स्टॉकर नहीं हूँ, बल्कि मैं उस लड़के से प्यार करती हूँ और ये जो मेरा प्यार है ये बहुत ही प्योर है। लेकिन फिर यहाँ पे कुकुरु एक और बात बताता है और वो बोलता है कि देखो याद रखना कि जिस तरीके से तुम अपने फोन का इस्तेमाल करते हो उसी तरीके से तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर भी बनती है। और फिर यहाँ पे सोजी को समझ में आता है कि वो अपने फोन का इस्तेमाल करता था ज्यादातर फाइटिंग वीडियोस बनाने के लिए या फिर उसको अपलोड करने के लिए, और यही कारण है कि उसके पास फायर एबिलिटी है। लेकिन यहाँ पे सोजी को अब धीरे धीरे सब समझ में आ रहा है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक से यहाँ पे कियोमी उसके ऊपर हमला कर देती है अपने गन से। लेकिन हमें पता ये चलता है कि एक्चुअली में उसके पीछे एक स्पिरिट था जिसके ऊपर उसने हमला किया था। और तभी वहाँ पे कुकुरु भी आ जाता है जो कि अपने हैमर की मदद से स्पिरिट को खत्म कर देता है। फिर यहाँ पे दोनों मिल करके काम करने लगते हैं और यहाँ पे सोजी देख करके हैरान था कि अभी दोनों तो आपस में लड़ रहे थे, लेकिन जैसे ही बात आई स्पिरिट्स को मारने के लिए तो ये दोनों मिल करके ऐसे काम कर रहे हैं जैसे कि ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हों। और तब यहाँ पे उसको समझ में आ जाता है कि टीम वर्क इस वाले काम में कितना जरूरी होता है। लेकिन तभी अचानक से उन दोनों के पीछे एक स्पिरिट आ जाता है और यहाँ पे वो चला जाता है इन दोनों की जान बचाने के लिए। वो अपने फ्लेम्स का इस्तेमाल करता है स्पिरिट को खत्म करने के लिए। लेकिन उसके बाद ये दोनों उसको डांट रहे होते हैं और बोलते हैं कि देखो अपने फ्लेम्स का इस्तेमाल ढंग से करना, क्योंकि गलती से भी अगर तुम्हारा फ्लेम्स हमको लग गया तो हमारी जान भी जा सकती है। अब यहाँ पे तीनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी हम देखते हैं कि स्टोर के अंदर 2 चोर आ जाते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि स्टोर खाली है तो वो लोग चुरा करके यहाँ से सामान भागना चाहते थे। और यहाँ पे हम देखते हैं कि कियोमी अपने गन का इस्तेमाल करती है और उसके अंदर से ग्लू निकालती है ताकि वो सभी स्पिरिट्स को एक जगह बांध के रख सके। और फिर इसके बाद यहाँ पे कुकुरु चले जाता है अपने हैमर से उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए। फिर यहाँ के सारे स्पिरिट्स को खत्म कर देने के बाद जब ये तीनों आगे जाते हैं तो लोग देखते हैं कि वहाँ पे 2 आदमी मर चुके हैं और ये लोग समझ जाते हैं कि स्पिरिट आसपास ही है। और तभी यहाँ पे कियोमी उस स्पिरिट को देख लेती है। वो अपनी गन का इस्तेमाल करती है ताकि स्पिरिट कहीं भाग ना पाए। और फिर यहाँ पे कुकुरु चला जाता है अपने हैमर से उस पर हमला करने के लिए। वो हमला कर भी देता है, लेकिन यहाँ पे इस स्पिरिट को कुछ भी नहीं होता। और यहाँ पे स्पिरिट इन दोनों को बता रही होती है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। मैं यहाँ पे अपने
अपने डॉल को सजा रही हूँ तो तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। अब यहाँ पे कुकुरू समझ जाता है कि इस डेड अकाउंट की पावर बहुत ही ज्यादा है। वो तुरंत यहाँ पे इन दोनों को बोलता है कि हमें यहाँ से भागना होगा, लेकिन यहाँ पे क्यूमी बताती है कि ऐसा क्यों बोल रहे हो, बल्कि मैंने इसको पकड़ के रखा है और मैं बहुत जल्द इसे खत्म भी कर दूंगी। लेकिन यहाँ पे स्पिरिट अपने आप को आजाद कर लेती है और उसके बाद वो क्यूमी को पकड़ लेती है। अब यहाँ पे कुकुरू चले जाता है उसकी मदद करने के लिए। वो यहाँ पे हैमर से हमला तो करता है स्पिरिट के ऊपर, लेकिन यहाँ पे स्पिरिट को कुछ भी होता नहीं और वो अपने आप को हील कर लेती है और उसके बाद वो कुकुरू को उधर से दूर फेंक देती है। लेकिन फिर यहाँ पे सोजी उससे पूछता है कि किसी डेड अकाउंट के पास इतनी सारी पावर कैसे आ सकती है। तो यहाँ पे कुकुरू उसको बताता है कि देखो कई सारे डेड अकाउंट ऐसे होते हैं जिनके पास कर्स्ड एनर्जी होती है। इसका मतलब ये है कि ये स्पिरिट कोई लो लेवल की स्पिरिट नहीं है या फिर ये कोई लो लेवल का डेड अकाउंट नहीं है जिसको हम खत्म कर सकते हैं। और इस तरीके के हाई या फिर मिड लेवल के स्पिरिट को खत्म करने के लिए हमें एक टीम को बनाना पड़ता है और उसके बाद एक प्लान बनाना पड़ता है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए हमारे पास इन चीजों का टाइम नहीं है। हमें कैसे भी करके इस डेड अकाउंट को खत्म करना होगा, नहीं तो ये स्पिरिट हमें खत्म कर देगी। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो स्पिरिट होती है वो कियोमी का एक हाथ को तोड़ देती है और उसके बाद वो कियोमी को अपने हाथ में लेकर के इतनी जोर से नीचे पटकती है कि यहाँ पे कियोमी बेहोश हो जाती है। फिर इसके बाद यहाँ पे कुकुरू लगातार उसके ऊपर हमला कर रहा होता है अपने हैमर से, लेकिन यहाँ पे स्पिरिट को कुछ भी नहीं होता और वो जल्दी अपनी बॉडी को हील कर लेती है। फिर यहाँ पे सोजी एक डॉल को उठाता है और उसके चारों तरफ अपने फ्लेम्स को लपेट देता है और उस डॉल को फेंकता है यहाँ पे स्पिरिट के हाथ की तरफ। जैसे स्पिरिट के हाथ पे उसकी फ्लेम्स टकराती हैं, यहाँ पे वो स्पिरिट कियोमी को आजाद कर देती है। फिर इसके बाद ये तीनों यहाँ से भाग जाते हैं और कहीं जाकर के छुप जाते हैं। लेकिन यहाँ पे कुकुरू देखता है कि अभी भी फ्लेम्स उसके हाथ में जल रहे हैं और वो तुरंत ही सोजी का हाथ छू लेता है। यहाँ पे सोजी उसको ऐसा करने से मना करता है, लेकिन यहाँ पे कुकुरू बताता है कि देखो मुझे कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इस पावर को एक इंसान के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है। यही कारण है कि इस पावर से किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचेगा। लेकिन यहाँ पे जो स्पिरिट का हाथ होता है वो अभी भी जल रहा होता है और वो अपने हाथ को हील नहीं कर पा रही थी। इसलिए फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि अचानक से सोजी उसके पीछे से हमला कर देता है और यहाँ पे सोजी को पता था कि उसकी फ्लेम्स इतनी ज्यादा हाई है कि यहाँ पे स्पिरिट अपने आप को हील नहीं कर पाएगी। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे कुकुरू आ जाता है और वो अपने हैमर से उसी जगह पे हमला कर रहा था जहाँ पे फ्लेम्स थी, जिसके बाद यहाँ पे स्पिरिट को बहुत ज्यादा दर्द होता है और वो अचानक से पीछे मुड़ती है, जिसके बाद वो इन दोनों को कोने में ले आती है। वो इन दोनों के ऊपर हमला करने वाली थी कि तभी हम देखते हैं कि कियोमी को होश आ जाता है। वो तुरंत ही अपनी पावर का इस्तेमाल करके यहाँ पे गोश्त को एक जगह पे बांध के रख लेती है और फिर इसके बाद ये तीनों मिल करके हमला करने लगते हैं स्पिरिट के ऊपर। ये तीनों लगातार अपनी पावर का इस्तेमाल करते जा रहे थे और यहाँ पे जो स्पिरिट थी वो अपने आप को हील ही नहीं कर पा रही थी और आखिर में इन तीनों ने मिल करके इस मिड लेवल स्पिरिट को हरा दिया था। फिर यहाँ पे कुकुरू बताता है कि अब हमें बेस पे वापस जाना होगा और सबको बताना होगा कि हमने क्या किया। और फिर जब ये तीनों यहाँ से जाने लगते हैं तभी यहाँ पे सोजी को कुछ अजीब सा महसूस होता है उसके पीछे, लेकिन इससे पहले कि वो पीछे मुड़ पाता वो देखता है कि यहाँ पे ये दोनों बेहोश होकर के नीचे गिर जाते हैं और यहाँ पे इन दोनों की आंखों से खून निकल रहा था। और तभी यहाँ पे सोजी ये देखता है कि एक टीवी अचानक से ओपन हो जाता है और उसके अंदर से सैड बॉय बाहर आता है और अब जाकर के उसको सैड बॉय का सामना अकेले करना होगा। लेकिन यहाँ पे क्योंकि सैड बॉय उसके सामने अचानक से आ गया था तो उसको देखने के बाद यहाँ पे सोजी बहुत ही ज्यादा डर जाता है और यहाँ पे सोजी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे सैड बॉय को देखने के बाद उसको लगातार अपनी बहन की याद आ रही थी और वो यही सोच रहा था कि आखिरी समय में उसकी बहन कितनी दर्दनाक मौत मरी थी, इसलिए उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत ही अपने फ्लेम्स का इस्तेमाल करता है इधर सैड बॉय के ऊपर हमला करने के लिए। लेकिन यहाँ पे सैड बॉय पीछे नहीं होता बल्कि वो एक जगह पे खड़ा रहता है और यहाँ पे सोजी लगातार उसके ऊपर हमला कर रहा था और वो हर जगह से हमला कर रहा था सैड बॉय के ऊपर। लेकिन ऐसा लग रहा था कि इसका कोई फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे सैड बॉय के फ्लेम्स इतने ज्यादा पावरफुल थे कि यहाँ पे सोजी उसके सामने टिक नहीं पाता। इसलिए यहाँ पे सोजी को पीछे हटना पड़ता है और अब यहाँ पे सोजी को सोचना होगा कि वो कैसे सैड बॉय को हरा सकता है। लेकिन यहाँ पे सैड बॉय सोजी को देखने के बाद बोलता है कि क्या यही तुम्हारी पावर है? मुझे तो लगा था कि तुम पावरफुल हो गए होगे, लेकिन मैं गलत था, तुम तो बहुत ही कमजोर निकले और तुम्हारी पावर मेरे सामने कुछ भी नहीं है। और ये सुनने के बाद सोजी हैरान था, क्योंकि अभी सोजी ने अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल किया था लेकिन सैड बॉय को कुछ नहीं हुआ। लेकिन इससे पहले कि सोजी और कुछ बोल पाता तुरंत ही उसकी आंखों से खून निकलने लगता है और फिर वो नीचे गिर जाता है। अब यहाँ पे सोजी लगातार सोच रहा होता है कि सैड बॉय को मेरा नाम कैसे पता और ऊपर से मुझे क्या हो रहा है, और इसके अलावा वो ये भी सोच रहा होता है कि सैड बॉय यहाँ पे अचानक से कैसे आ गया। और फिर इसके बाद यहाँ पे सोजी अपने फोन की तरफ बढ़ रहा था, यानी कि वो अपने फोन को उठा करके यहाँ पे सैड बॉय से लड़ना चाहता था और वो बोलता भी है सैड बॉय को कि मैं अपनी बहन का बदला तुमसे ले करके रहूंगा। लेकिन यहाँ पे सैड बॉय बोलता है कि देखो अकारी की मौत मेरी वजह से हुई है, लेकिन इसका कारण सिर्फ मैं नहीं हूँ, क्योंकि मुझे बोला गया था ये करने के लिए, और ऊपर से अच्छा हुआ उसकी मौत हो गई, कम से कम तुम अपने पावर के बारे में तो जान पाए हो। लेकिन ये बातें सुनते ही सोजी को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर वो याद करने लगता है कि उसकी बहन कैसे मुस्कुराती थी और बहुत जिंदगी में खुश थी। लेकिन यहाँ पे वो बहुत ज्यादा गुस्से में था तो वो सैड बॉय को बोलता है कि एक दिन मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि सोजी ने अपनी पावर का ज्यादा इस्तेमाल कर लिया था, जिसके बाद वो उठ भी नहीं पा रहा था और इसलिए यहाँ पे सैड बॉय उसको देख करके मुस्कुरा रहा था। और यहाँ पे सोजी समझ जाता है कि वो केवल बोल सकता
सकता है, लेकिन वो यहाँ पे हमला नहीं कर सकता सैड बॉय के ऊपर, क्योंकि सैड बॉय की पावर उससे बहुत ज्यादा है। और फिर यहाँ पे सैड बॉय अपना एक हाथ ऊपर उठाता है, फिर वो अपनी पूरी पावर का यहाँ पे इस्तेमाल करता है ताकि इन सबको एक बार में खत्म कर सके। लेकिन वो यहाँ पे सोजी को मारने से पहले ये जरूर उसको बताता है कि देखो मैं तुम्हें मारने तो वाला हूँ, लेकिन याद रहे कि अगर तुम्हारा कोई ऐसा काम है जो बच गया है तो तुम स्पिरिट के रूप में वापस आकर के पूरा कर सकते हो। और यहाँ पे सोजी समझ जाता है कि वो मरने वाला है, इसलिए वो तुरंत ही अपनी बहन से माफी मांगता है और फिर बाद में अपनी आंखें बंद कर लेता है। और फिर यहाँ पे सैड बॉय अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करता है इन तीनों को खत्म करने के लिए। लेकिन हम देखते हैं कि ऐन वक्त में वहाँ पे जैकी आ जाता है, जो कि सैड बॉय के सारे फ्लेम्स को वहाँ पे खत्म कर देता है ताकि इन तीनों की जान बचाई जा सके। और जैकी को अपने सामने देखने के बाद सैड बॉय पूछता है कि तुम कौन हो, तो यहाँ पे जैकी बताता है कि मैं एक एक्सॉर्सिस्ट हूँ और ऊपर से सोजी का टीचर हूँ। अब यहाँ पे सैड बॉय एक और बार हमला कर पाता, उतनी देर में जैकी अपने स्टूडेंट्स को लेकर के वहाँ से कहीं दूर चला आता है। और ये देखने के बाद सैड बॉय हैरान था, वो समझ जाता है कि जैकी उतना कमजोर नहीं है जितने वो तीनों थे। लेकिन यहाँ पे सोजी को इन दोनों की फिक्र हो रही थी, तो यहाँ पे जैकी उसको बताता है कि देखो फिक्र मत करो, इन दोनों की पावर की वजह से दोनों मरेंगे नहीं, थोड़ी देर के बाद इनको होश आ जाएगा। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे कुकुरू को होश आ जाता है और तभी वहाँ पे कियोमी को भी होश आ जाता है। वो यही सोच रही होती है कि उसके साथ क्या हुआ था। और फिर हम देखते हैं कि इधर पे जैकी रोने लगता है, वो माफी मांगते हुए बोलता है कि मुझे माफ कर देना, मुझे तुम दोनों को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करता, वो सारी लड़कियां मेरे को रिक्वेस्ट कर रही थी कि मैं उनके साथ कहीं घूमने जाऊं और मुझे घूमने जाना पड़ा उनके साथ। लेकिन तभी यहाँ पे सोजी उसको बीच में रोकता है और बताने लगता है कि देखो इन चीजों का अभी यहाँ पे कोई काम नहीं है, हमें ये सोचना चाहिए कि हमें सैड बॉय को कैसे हराना है। और तभी सैड बॉय इनके ऊपर फिर से हमला कर देता है, लेकिन इस बार उसके फ्लेम्स इनका कुछ बिगाड़ नहीं पाते, क्योंकि इनके चारों तरफ में एक बैरियर होता है जो कि इनविजिबल था। और यहाँ पे सोजी इस बैरियर को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज था, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि बैरियर यहाँ पे कैसे आया। और फिर यहाँ पे जैकी उसको समझाता है कि देखो ये बैरियर मैंने ही बनाया है, ये एक ऐसा बैरियर है जो कि किसी भी स्पिरिट को हमारे पास आने से रोकता है, लेकिन याद रहे कि ये बैरियर केवल 3 मिनट तक ही काम करता है। और इतना बोलने के बाद जैकी चला जाता है सैड बॉय से लड़ने के लिए, लेकिन जाने से पहले वो यहाँ पे सोजी की तारीफ कर रहा होता है और बोलता है कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, जो कि तुम सैड बॉय के सामने टिके रहे, और अब एक काम करो तुम तीनों थोड़ा सा पीछे हो जाओ। इतना बोलने के बाद जैकी आगे चला जाता है और यहाँ पे उसके हाथ में एक फैन था, उसकी मदद से वो हवा के अंदर एक फिश बनाता है और वो तुरंत ही अटैक कर देता है सैड बॉय के ऊपर। अब यहाँ पे सैड बॉय तैयार नहीं था, इसलिए सैड बॉय थोड़ा सा पीछे गिर जाता है उसके हमले से, लेकिन फिर बाद में जब सैड बॉय खड़ा हो जाता है तब वो पूरी तरीके से तैयार था। इसलिए यहाँ पे जैकी जब उसके ऊपर दूसरी बार हमला करता है तो सैड बॉय उसके हमले को आराम से रोक लेता है, लेकिन फिर इसके बाद सैड बॉय लगातार हमला कर रहा होता है जैकी के ऊपर और जैकी लगातार डॉज कर रहा था। लेकिन फिर यहाँ पे सोजी पूछता है कि जैकी के पास किस तरीके की पावर है, तो यहाँ पे कुकुरू बताता है कि देखो जैकी इस जमाने का एक्सॉर्सिस्ट नहीं है, वो पुराने जमाने का है। इसलिए यहाँ पे जैकी अपने रॉ स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करता है अपोनेंट को हराने के लिए, और उसके हाथ में जो तुम फैन देख रहे हो वो फैन एक्चुअली में कन्वर्ट करता है उसके पावर को किसी भी वेपन के अंदर। और अगर तुम हमारी बात करोगे तो हम लोगों को डिजिटल पावर का इस्तेमाल करना पड़ता है, यानी कि हम लोगों के पास फोन रहता है तभी जाकर के हम अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल कर पाते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे सोजी ये देखता है कि जैकी लगातार लड़ने की वजह से उसकी आंखों से खून निकल रहा था और वो फिक्र करने लगता है। लेकिन यहाँ पे कुकुरू उसको बताता है कि देखो चिंता मत करो, जैकी बहुत ज्यादा पावरफुल है, उसको कुछ नहीं होगा। और ऊपर से यहाँ पे अगर सैड बॉय एक रियल गोस्ट होता ना कि डिजिटल गोस्ट, तो अब तक यहाँ पे जैकी ने उसको खत्म कर दिया होता, क्योंकि यहाँ पे हमें पता ये भी चलता है कि जैकी क्योंकि पुराने जमाने का एक्सॉर्सिस्ट है, तो इसलिए वो अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करने के लिए एक कन्वर्टर का इस्तेमाल कर रहा है, यानी कि वो कन्वर्टर के जरिए अपनी स्पिरिचुअल पावर को एक वेपन का रूप दे रहा है, जिसकी वजह से होता यूं है कि उसकी पावर 90% डिक्रीज हो जाती है। और यही कारण है कि अभी फिलहाल के लिए जैकी अपने 10% पावर से ही लड़ रहा है सैड बॉय से। और अब यहाँ पे सैड बॉय कहीं ना कहीं जैकी के ऊपर भारी पड़ रहा था, तो ये देख करके यहाँ पे सोजी फिक्र करने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पे जैकी अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और 2 और फिश को क्रिएट करता है, और ये देखने के बाद यहाँ पे सोजी हैरान था। तो कुकुरू उसको बताता है कि देखो जैकी को हल्के में मत लो, जैकी जब 18 साल का था तब उसने एक बहुत बड़े से डीमन को हरा दिया था और तभी से उसको टाइटल मिला था द लिविंग लेजेंड। फिर यहाँ पे सोजी पूछता है कि अगर वो इतना ही ज्यादा पावरफुल था तो वो टीचर क्यों बन गया, उसको तो एक्सॉर्सिस्ट बने रहना चाहिए था। फिर यहाँ पे कुकुरू बताता है कि देखो इसके बारे में तो किसी को नहीं पता, लेकिन बस एक दिन हुआ यूं कि जैकी ने डिसाइड कर लिया कि वो एक्सॉर्सिस्ट वाला काम नहीं करेगा और वो टीचर बनेगा और आने वाली जनरेशन को सिखाएगा कि डीमंस को कैसे खत्म करना है। अब इतना पता चल जाने के बावजूद भी यहाँ पे सोजी को लगातार फिक्र हो रही थी जैकी की, तो कुकुरू उसको बोलता है कि देखो फिक्र मत करो, उनको कुछ भी नहीं होगा। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे जैकी अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करता है और तीनों फिश के साथ एक साथ अटैक करता है
सैड बॉय के ऊपर। यह अटैक बहुत ही बड़ा था, लेकिन बाद में सबको ये पता चलता है कि सैड बॉय उधर पे है ही नहीं। तो यहाँ पे सोजी को ऐसा लगता है कि शायद जैकी ने उसको खत्म कर दिया है, लेकिन यहाँ पे जैकी बताता है कि देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि सैड बॉय यहाँ से भाग चुका है। इसका मतलब ये है कि अगली बार हमें और भी ज्यादा सावधान रहना होगा, क्योंकि सैड बॉय कहीं से भी हमला कर सकता है। और इतना बोलने के बाद ये चारों नीचे बैठ जाते हैं और चैन की सांस लेते हैं। लेकिन यहाँ पे जैकी बताता है कि एक अजीब बात यह है कि जब मैं सैड बॉय से लड़ रहा था तब मैंने देखा था कि सैड बॉय अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल नहीं कर रहा था, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो अपनी पावर को बचा रहा था। अब यहाँ पे कुकरू बोलता है कि अगर ऐसी बात थी तो हमें उसे अभी खत्म कर देना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे जैकी बताता है कि देखो इस बारे में ज्यादा मत सोचो, बस मुझे इस बात की खुशी है कि तुम तीनों बच गए। और इतना बोलने के बाद वो इन तीनों को गले लगा लेता है। अब यहाँ पे सोजी को एक परिवार की तरफ फील हो रहा था, तो वो यहाँ पे जैकी को बोलता है कि मैं बड़े होकर के आपकी तरह बनना चाहता हूँ, मैं हर किसी से प्यार करूंगा और हर किसी की प्रोटेक्शन भी करूंगा। अब ये सुनने के बाद यहाँ पे जैकी मुस्कुराता है। फिर बाद में वो बोलता है कि चलो हम सबको स्कूल जाना चाहिए, वहाँ जाने के बाद तुम रेस्ट ले लो ताकि तुम्हारी बॉडी रिकवर कर जाए, और फिर आगे चल करके तुम्हें और भी ज्यादा ट्रेनिंग हार्ड करनी होगी ताकि आगे चल करके तुम सैड बॉय का सामना अकेले कर पाओ। अब इतना बोलने के बाद वो तीनों स्कूल आ जाते हैं, लेकिन स्कूल में हमें पता ये चलता है कि जैकी मीटिंग में चला जाता है, और यहाँ पे सोजी और कुकुर अपने कपड़े बदल करके जा रहे होते हैं नर्स ऑफिस में। लेकिन वो सामने देखते हैं अपनी कियोमी को, और यहाँ पे सोजी ये देख करके हैरान था कि कियोमी के जितने भी घाव थे वो सारे भर चुके हैं। और तभी वहाँ पे नर्स मीना आ जाती है। फिर हमें पता ही चलता है कि मीना की पावर ये है कि मीना किसी भी इंसान का फोटो खींच करके उसको पहले जैसा कर सकती है, यानी कि उसके घाव को भर सकती है। और फिर आगे चल करके इनके बाकी के क्लासमेट्स भी वहाँ पे आ जाते हैं, जो कि इनके साथ थोड़ा सा फन करना चाहते थे। लेकिन यहाँ पे ये तीनों फन के मूड में नहीं थे, ये तीनों तैयारी कर रहे होते हैं अपनी ट्रेनिंग की ताकि और भी ज्यादा पावरफुल बन सके। लेकिन तभी यहाँ पे मीना इन तीनों को बताती है कि अपनी फोन की बैटरी चेक करो। जब ये तीनों अपनी फोन की बैटरी चेक करते हैं तो इन्हें पता चलता है कि इनके पास इतनी पावर ही नहीं है कि लोग अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल कर पाएंगे। लेकिन इन चीजों से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि लोग अपनी स्पिरिचुअल पावर को तो ट्रेन नहीं कर पाएंगे, लेकिन इन लोग अपनी फिजिकल बॉडी को ट्रेन करने के लिए चले जाते हैं, और फिर आगे चल करके इनके क्लासमेट्स भी इनको ज्वाइन कर लेते हैं। और यहाँ पे कहीं ना कहीं ये तीनों बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे होते हैं अपने आप को और भी अच्छा करने में, क्योंकि अगली बार अगर सैड बॉय के सामने आएगा तो इन तीनों को कैसे भी करके उसे खत्म करना है। फिर इसके बाद कई दिन बीत जाते हैं और ये तीनों पहले से ज्यादा फिट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे सोजी को ऐसा लग रहा था कि शायद वो अपनी पावर का ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है, इसलिए वो यहाँ पे कुकुरू के पास जाता है मदद मांगने के लिए। लेकिन यहाँ पे कुकुरू रिन के साथ बैठा होता है और वो लगातार फोन चला रहा था और वो सोजी की कोई बात ही नहीं सुनता। तो यहाँ पे रिन उससे पूछता है कि क्या हुआ। तो यहाँ पे सोजी उसको बताता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी पावर का ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा, और मैं जब भी अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करने जाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बॉडी ऐसा करने से मुझे रोक रही है। और पिछले फाइट में जब मैं सैड बॉय से लड़ रहा था तब मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा ब्रेन मेरी बॉडी के साथ ढंग से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मेरी बॉडी का रिफ्लेक्स एक्शन बहुत ही ज्यादा स्लो है। यही कारण है कि कई बार मैं अपने आप को बचा ही नहीं पाता और जो मेरे अपोनेंट है वो मेरे ऊपर डायरेक्ट हमला कर देते हैं। इसलिए मैं यहाँ पे मदद चाहता हूँ कुकुरू की, ताकि वो मुझे ट्रेनिंग दे ताकि मेरे रिफ्लेक्स एक्शन और भी ज्यादा अच्छे हो जाएं। लेकिन यहाँ पे कुकुरू बिजी होता है फोन चलाने में, और फिर यहाँ पे रेन उसको बताता है कि देखो उसकी फिक्र मत करो, वो बस ट्विटर चला रहा है और ट्विटर के ऊपर कई सारे लोगों को गाली दे रहा होगा या फिर उनको समझा रहा होगा। और फिर ये देखने के बाद यहाँ पे सोजी कुकुरू से बोलता है कि मैं तो तुम्हें समझ ही नहीं पाता, पहले तुम खुद बोलते हो कि सोशल मीडिया गलत है और फिर बाद में खुद ही उसका इस्तेमाल करते हो। लेकिन फिर यहाँ पे कुकुरू अपना फोन नीचे रख देता है और बाद में चाय पीता है और बोलता है कि देखो चाय ठंडी हो रही है, इसलिए अभी शांति से बैठ करके चाय पी लो। लेकिन फिर यहाँ पे सोजी पूछता है कि एक बात मुझे बताओ कि तुम्हारे हाथ में जो टैटू है वो किस चीज का है, क्या तुम किसी गैंग के मेंबर थे। लेकिन यहाँ पे कुकुरू उसको कुछ भी नहीं बताता। तो यहाँ पे रिन उसको फोटो दिखाते हुए बोलता है कि तुमने सही समझा, ये पहले एक गैंग का मेंबर हुआ करता था जब ये हाई स्कूल में हुआ करता था। और ये देखने के बाद सोजी यहाँ पे हैरान था। लेकिन फिर यहाँ पे कुकुरू उसको बताता है कि देखो ज्यादा हैरान मत हो, रिन भी मेरे साथ था। लेकिन यहाँ पे रिन बताता है कि मैं तो बस ऐसे ही उसके पीछे घुमा करता था, क्योंकि मैं बचपन से जानता हूँ कुकुरू को, हम दोनों बचपन के दोस्त हैं, यही कारण है कि मैं अक्सर कुकुरू के साथ ही रहा करता था। अब ये सब सुनने के बाद यहाँ पे सोजी को ऐसा लगता है कि शायद वो अपने ही क्लासमेट्स के बारे में कुछ भी नहीं जानता, तो इसलिए यहाँ पे रिन को बोलता है कि मुझे और भी चीजें बताओ। लेकिन यहाँ पे कुकुरू उसको बोलता है कि देखो ये सब रहने दो, ये बताओ कि तुम यहाँ पे क्यों आए थे। तब यहाँ पे सोजी उसको पूरी कहानी बताता है। फिर पूरी कहानी सुनने के बाद कुकुरू उसको बताता है कि देखो अगर तुम्हें सही में ट्रेनिंग लेनी है हैंड टू हैंड कॉम्बैट की तो जाकर के डॉल से लो, क्योंकि वो इन चीजों में मुझसे ज्यादा अच्छी है। फिर यहाँ पे सोजी डॉल को ढूंढने लगता है। फिर एक जगह पे आकर के उसको डॉल दिख भी जाती है और वो डॉल से बात भी करने की कोशिश करता है, लेकिन वो देखता है कि डॉल सामने से कोई भी रिप्लाई नहीं दे रही। तो उसको ऐसा लग रहा होता है कि शायद डॉल सो रही है। लेकिन तभी उसका ध्यान इस बात पे जाता है कि उस जगह पे उसकी तरह कई और सारे डॉल भी हैं जो उसी की तरह केवल दिखाई दे रहे हैं। तब यहाँ पे फिर देखते हैं कि रियल डॉल उसके पीछे से आती है और बताने लगती है कि देखो मेरी जो पावर है उससे मैं कई सारे डॉल या फिर पपेट्स को कंट्रोल कर सकती हूँ। यही कारण है कि यहाँ पे मेरी तरह कई सारे डुप्लीकेट्स हैं जिनका मैं इस्तेमाल करती हूँ लड़ाई में।
लेकिन फिर हमें ये बात भी पता चलती है कि एक्चुअली में डॉल के पीछे कोई इंसान है जो कि कभी किसी के सामने नहीं आती। वो केवल डॉल के जरिए ही सबसे बात करती है और फिर सबके बारे में पता करती है। लेकिन यहाँ पे सोजी को इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो यहाँ पे अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट करना चाहता है, इसलिए वो डॉल को बोलता है कि क्या तुम मुझे ट्रेन कर सकती हो और क्या तुम मेरे साथ फाइट भी करना चाहोगी। तब यहाँ पे डॉल ये सुनकर के खुश हो जाती है और बताती है कि जब से तुम यहाँ पे आए थे तब से ही मैं तुमसे फाइट करना चाहती थी। और फिर इसके बाद दोनों ही ट्रेनिंग ग्राउंड में आ जाते हैं और यहाँ पे ईमो भी उनके साथ आता है और यहाँ पे ईमो अपने साथ एक बहुत बड़ा सा डॉल लेकर के आता है। यहाँ पे फिर हम देखते हैं कि ये वाली छोटी डॉल जो होती है वो सबको बताती है कि देखो ईमो को मैं यहाँ पे इसलिए लेकर के आई हूँ ताकि वो रेफरी का काम करे। लेकिन वहीं पे सोजी इस मैच को लेकर के बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। उसको ऐसा लग रहा था कि वो डॉल से आराम से जीत जाएगा क्योंकि डॉल बहुत ही छोटी है, उसकी पावर ज्यादा नहीं होगी और इतना ही सोच करके उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है। लेकिन यहीं पे सोजी गलती कर देता है क्योंकि वो अपने अपोनेंट को यहाँ पे कम आंक रहा था। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि डॉल इस बात का फायदा उठा लेती है और फिर वो लगातार हमला करने लगती है सोजी के ऊपर। अब यहाँ पे सोजी इससे पहले कुछ भी समझ पाता, हम यहाँ पे देखते हैं कि डॉल चारों तरफ से हमला कर रही होती है सोजी के ऊपर और यहाँ पे फिर ईमो उसको बताता है कि देखो तुमने गलती कर दी कि तुमने डॉल को हल्के में ले लिया क्योंकि इस डॉल को जो कंट्रोल कर रहा है उसका रिफ्लेक्स एक्शन बहुत ही ज्यादा स्पीड है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो एक ई स्पोर्ट चैंपियन है, इसलिए तुम्हें यहाँ पे जल्दी करना होगा नहीं तो तुम हार जाओगे। अब यहाँ पे सोजी समझ जाता है उसने गलती कर दी जो कि उसने डॉल को हल्के में ले लिया। तब यहाँ पे सोजी डिसाइड करता है कि वो अपनी फ्लेम्स का इस्तेमाल करेगा ताकि डॉल को हराया जा सके। और ये देखने के बाद ये जो डॉल होती है वो तुरंत ही बड़े डॉल के पास चली जाती है जहाँ पे अपनी सारी पावर बड़े डॉल के अंदर ट्रांसफर कर देती है। और फिर यहाँ पे वो सोजी को बताती है कि मुझे पता था तुम अपनी पावर का इस्तेमाल करोगे, इसलिए यहाँ पे मुझे भी बड़े डॉल का इस्तेमाल करना होगा तुम्हें हराने के लिए। लेकिन यहाँ पे सोजी को ऐसा लगता है कि शायद वो उस डॉल को आराम से हरा देगा क्योंकि जब डॉल की साइज छोटी थी तो सोजी उसके ऊपर हमला नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब डॉल की साइज बड़ी है तो यहाँ पे सोजी को ऐसा लग रहा था कि वो आराम से एक अटैक में इसको हरा सकता है। और यही सारी चीजें सोच करके सोजी चला जाता है उसके ऊपर हमला करने के लिए। यहाँ पे सोजी हमला तो करता है लेकिन रिएक्शन टाइम इस डॉल का इतना ज्यादा था कि सोजी इससे पहले कुछ कर पाता उतने देर में ये डॉल उसके ऊपर 5 बार हमला कर देती है। और अब यहाँ पे सोजी को समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है क्योंकि यहाँ पे सोजी को ऐसा लग रहा था कि शायद उसके रिएक्शन से पहले ही डॉल उसके ऊपर हमला कर दे रही है। और इसके अलावा उसको ये भी लग रहा था कि शायद डॉल को पता चल जाता है कि मैं कहाँ पे हमला करने वाला हूँ। लेकिन ये सारी चीजें डॉल के लिए नॉर्मल थी क्योंकि हमें ये बात तो बहुत अच्छे से पता है कि डॉल के पीछे एक इंसान है जो कि एक गेमर रह चुका है, वो भी प्रो लेवल का। और यही कारण है कि उसका रिफ्लेक्स एक्शन बहुत ही अच्छा है क्योंकि फाइटिंग गेम में या फिर किसी भी सर्वाइवल गेम में आपका रिफ्लेक्स एक्शन स्पीड होना जरूरी है। लेकिन इन चीजों के बावजूद भी यहाँ पे सोजी लगातार हमला कर रहा होता है डॉल के ऊपर और वो लगातार हमला करने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले वो डॉल के ऊपर एक पंच भी नहीं मार पाता। और यहाँ पे जो डॉल है उसके सारे अटैक को आराम से डॉज भी कर रही थी और उसके अटैक को रोक भी लेती है और फिर बाद में कॉम्बो अटैक करती है सोजी के ऊपर। अब ये सब देखने के बाद यहाँ पे ईमो समझ जाता है कि इन दोनों के बीच का जो स्किल डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा है। लेकिन यहाँ पे सोजी फिर भी हार मानने वाला नहीं था। उसको ऐसा लगता है कि शायद डॉल उसके सारे मूव को पहले ही पकड़ ले रही है कि वो कहाँ पे हमला करने वाला है। इसलिए यहाँ पे सोजी एक प्लान के साथ आता है। वो पहले डिसाइड तो ये करता है कि वो सबसे पहले डॉल को अपने ऊपर हमला करने देगा और उसके बाद पकड़ेगा कि डॉल कैसे हमला कर रही है और फिर वो उसके बाद अपनी फाइटिंग स्टाइल को थोड़ा सा यूनिक बनाएगा यानी कि चेंज करेगा। और इसलिए यहाँ पे इस बार जब डॉल उसके ऊपर हमला करती है तो सोजी सामने से हमला नहीं करता बल्कि वो सारे अटैक को पहले डॉज करता है और एक अटैक को तो ब्लॉक भी कर लेता है। और यहाँ पे फिर सोजी को ऐसा लग रहा होता है कि शायद वो इस बार डॉल को हरा सकता है। लेकिन यहाँ पे डॉल उसको बताती है कि इतना ज्यादा खुश मत हो, तुमने मेरे एक अटैक को ब्लॉक कर लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जीत जाओगे। और फिर इतना बोलने के बाद वो अपने हाथ से एक एनर्जी ब्लास्ट निकालती है और हमला कर देती है सोजी के ऊपर। अब इस एनर्जी ब्लास्ट की वजह से यहाँ पे सोजी जमीन पे गिर जाता है और वो उठ नहीं सकता था। तो यहाँ पे ये डॉल अपने आप को विनर डिक्लेयर कर देती है। अब यहाँ पे सोजी समझ जाता है कि उसको और भी ज्यादा सीखने की जरूरत है, इसलिए वो उसको बोलता है कि क्या तुम मेरी टीचर बनोगी, और यहाँ पे डॉल मान जाती है। फिर इसके बाद सोजी चला जाता है अपना मेडिकल चेकअप कराने के लिए और उसके बाद चला जाता है नहाने के लिए। लेकिन फिर हम देखते हैं कि उसके दिमाग में लगातार ये बातें चल रही होती हैं कि डॉल के पीछे असल में है कौन, और वो लगातार सोच रहा होता है कि वो लड़की कैसी दिखती होगी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो टकरा जाता है क्योमी से, और यहाँ पे एक और लड़की थी जो कि क्योमी के साथ कहीं जा रही थी और वो भी नीचे गिर जाती है। तब यहाँ पे सोजी उसको ऊपर उठाने वाला था, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं क्योमी को जो कि उस लड़की को नाम से बुलाती है और उस लड़की का नाम लेती है हेज। अब ये नाम सुनते यहाँ पे सोजी समझ जाता है कि यही वो लड़की है जो कि डॉल को कंट्रोल करती है, और क्योंकि ये लड़की यहाँ पे सोजी की मास्टर भी बन चुकी है तो यहाँ पे सोजी बोलता है कि प्लीज मुझे ट्रेन करो। लेकिन ये लड़की यहाँ पे तुरंत ही भाग जाती है और अपने डॉल वाले रूप में आती है यहाँ पे सबके सामने,
और सोजी को टपली मार के बोलती है कि अगली बार ध्यान से चलना। और ये सब देखने के बाद यहाँ पे सोजी सोच रहा होता है कि सब चल क्या रहा है। तब यहाँ पे क्यूमी उसको बताती है कि जो रियल हेज है और जो तुम यहाँ पे उसके सामने डॉल देख रहे हो, ये दोनों की पर्सनैलिटी बहुत ही ज्यादा अलग है। यानी कि जो रियल हेज है वो केवल अपने रूम में रहना चाहती है और वो किसी से बात तक नहीं करती, वो इतना ज्यादा शर्माती है। लेकिन वहीं पे जब उसकी पूरी पर्सनैलिटी एक डॉल के अंदर आ जाती है तो वो कम्प्लीटली बदल जाती है। यानी कि डॉल वो हर एक चीज करती है जो कि कभी रियल हेज कर नहीं पाती। लेकिन यहाँ पे सोजी को अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करनी थी तो वो तुरंत ही बोलता है कि हमें ट्रेनिंग के लिए जाना चाहिए। लेकिन तभी यहाँ पे जैकी का मैसेज आता है और उनको एक मीटिंग के लिए बुलाया जाता है। अभी मीटिंग बेसिकली इसलिए रखी जाती है ताकि ये लोग मिल करके डिस्कस कर सके कि सैड बॉय को कैसे खत्म करना है। फिर इसके बाद क्लासरूम में सारे बच्चे आ जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे जैकी कीको के साथ आता है और वो दोनों मिल करके यहाँ पे सबको बता रहे होते हैं कि हमें कैसे भी करके सैड बॉय को इस बार खत्म करना होगा ताकि अगली बार अगर वो हमारे सामने आए तो हम लोग ना हारे बल्कि हम लोग उसको हरा दें। क्योंकि इससे पहले भी 2 बार हम लोग सैड बॉय को खत्म करने की कोशिश की थी लेकिन हम ऐसा कर नहीं पाए और ऊपर से जितने भी टीचर्स और स्टूडेंट्स गए थे के को खत्म करने के लिए यानी कि सैड बॉय को, वो सारे मारे जा चुके हैं क्योंकि सैड बॉय ने एक ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल किया जिसके बारे में हमें नहीं पता था। लेकिन इस बार जब सैड बॉय हमारे सामने आएगा तो हम लोग मिल करके उसके ऊपर हमला करेंगे और चाहे कुछ भी हो जाए हम लोग पीछे नहीं हटने वाले। अभी सुनने के बाद यहाँ पे सोजी कुछ ज्यादा ही मोटिवेट हो जाता है और बोलने लगता है कि इस बार जब सैड बॉय मेरे सामने आएगा तो मैं उसको खत्म कर दूंगा और चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी बहन का बदला लेकर रहूंगा। लेकिन ये सुनने के बाद यहाँ पे जैकी मुस्कुराता है और बोलता है कि देखो सैड बॉय को अभी फिलहाल के लिए हम लोग नहीं मार सकते। अब ये सुनने के बाद सोजी थोड़ा सा हैरान था। तब यहाँ पे ईमो उसको एक्सप्लेन करते हुए बताता है कि देखो जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको अलाउ नहीं किया जाता कि वो किसी भी हाई लेवल गोस्ट अकाउंट को खत्म कर सके और क्योंकि सैड बॉय का जो डेड अकाउंट है वो एक हाई लेवल का डेड अकाउंट है तो यही कारण है कि हम लोग डायरेक्ट उसके ऊपर हमला नहीं कर सकते। और यहाँ पे जैकी इन लोगों को ये बात भी बताता है खासकर सोजी को कि याद रहे कि हम लोग मिड लेवल के भी गोस्ट को खत्म नहीं कर सकते, यानी कि मिड लेवल के डेड अकाउंट्स को भी खत्म नहीं कर सकते जब तक कि हमारे पास कोई सीनियर ना हो। इसका मतलब यही है कि अगर तुम्हें किसी मिड लेवल गोस्ट अकाउंट को खत्म करना है तो तुम्हारे साथ कोई सीनियर होना चाहिए। लेकिन ये सुनने के बाद यहाँ पे सोजी को गुस्सा आता है और वो बोलने लगता है कि चाहे कुछ भी हो जाए इस बार मैं सैड बॉय से अपना बदला लेकर रहूंगा और चाहे आप लोग रोको या ना रोको मैं जाऊंगा सैड बॉय को खत्म करने के लिए, भले ही मुझे स्कूल से निकाल दिया जाए। अब ये सुनने के बाद यहाँ पे कुकुरु भी बताता है कि देखो एक तरीका है जिसकी मदद से हम सब लोग जा सकते हैं सैड बॉय को खत्म करने के लिए और वो तरीका ये है कि हमारे बीच में किसी भी एक स्टूडेंट के पास एक ऐसी पावर होनी चाहिए जो कि सैड बॉय को खत्म करने के लिए काम आएगी या फिर कोई भी स्टूडेंट अपनी पावर और अपने आप को सबके सामने प्रूव करे ताकि हर कोई उसकी स्ट्रेंथ को एक्नॉलेज करे, तभी जाकर के वो जा सकता है सैड बॉय को खत्म करने के लिए। तब यहाँ पे सोजी पूछता है कि मैं अपने आप को प्रूव कैसे करूंगा। तो यहाँ पे जैकी उसको बताता है कि देखो अभी हमारे क्लास के बीच में और एक दूसरे क्लास के बीच में एक बैटल होने वाली है। इसके अंदर हम देखेंगे कि किस बच्चे के अंदर कितनी ज्यादा स्किल्स हैं और इसके अलावा ठीक 2 महीने के बाद स्कूल की तरफ से कई सारे एक्सॉर्सिस्ट को भेजा जाएगा सैड बॉय को खत्म करने के लिए। अगर इस क्लास वाले टूर्नामेंट में तुम सबने अपने आप को साबित कर दिया तो हो सकता है तुम्हें भेजा जाए सैड बॉय को खत्म करने के लिए। अब ये बातें सुनते ही यहाँ पे सोजी एकदम मोटिवेटेड हो जाता है और अगले दिन से अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है एमओ के साथ। और हम देख रहे होते हैं कि जब वो दोनों जंगल में भाग रहे होते हैं कि तभी एक डमी मॉन्स्टर उनके सामने आ जाता है और तभी यहाँ पे एमओ चला जाता है सोजी के पास और वो अपनी पावर की मदद से यहाँ पे एक वॉल क्रिएट कर देता है ताकि डमी मॉन्स्टर का हमला उनके ऊपर ना हो पाए। फिर इस हमले से बचने के बाद ये दोनों फिर से जंगल में इधर उधर भाग रहे होते हैं और कोशिश कर रहे होते हैं कि मॉन्स्टर इनके पीछे रह जाए, लेकिन मॉन्स्टर लगातार इनके पास आ रहा था और लगातार इन पे हमला भी कर रहा था। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे रिन भी इन दोनों के पास आ जाता है और वो इन दोनों को समझा रहा होता है कि जैसे वो बड़ा वाला पेड़ तुम्हारे सामने आए तो तुम दोनों अलग हो जाना। और इसके अलावा वो यहाँ पे कुकुरु और कियोमी को भी बताता है कि तुम दोनों को कहाँ पे खड़ा रहना है। और फिर हम देखते हैं कि थोड़ी देर के बाद वो सब लोग मिल करके यहाँ पे सभी मॉन्स्टर्स को घेर करके खड़े हो जाते हैं। और ये चीज देखने के बाद यहाँ पे सोजी हैरान था। वो ये सोच रहा होता है कि रिन के पीछे भी कई सारे मॉन्स्टर्स थे, लेकिन उसके बावजूद भी उसने इतना अच्छा प्लान कैसे बना लिया। तब यहाँ पे हेज उसको समझाने लगती है कि देखो रिन हमारे क्लास का एक तरीके से ब्रेन है, यानी कि सबसे स्मार्ट है और ऊपर से उसका जो ब्रेन है एक सीसीटीवी कैमरा की तरह काम करता है, यानी कि चारों तरफ देखता रहता है कि क्या चीज हो रही है और क्या नहीं। और इन्हीं चीजों को देखने के बाद वो अपना डिसीजन लेता है। यही कारण है कि उसका डिसीजन हमेशा हमारे फेवर में ही काम करता है। और अब क्योंकि इन सब ने मिल करके सारे मॉन्स्टर्स को घेर लिया था तो यहाँ पे सब लोग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं और सारे मॉन्स्टर्स को खत्म कर लेते हैं। और यहाँ पे दूर खड़ा जैकी और कीको इन लोगों को देख रहे थे और वो लोग यहाँ पे समझ जाते हैं कि ये लोग मिल करके बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, यानी कि एक तरीके से टीम की तरह काम कर रहे हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं रिन को, जो कि यहाँ पे सोजी की तारीफ भी करता है और बोलता है कि तुम्हारे अटैक पहले से ज्यादा पावरफुल हैं, जो कि हमारी टीम के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन तभी यहाँ पे कुकुरु भी सोजी को एक बात बताता है। बोलता है कि जब भी तुम अपनी पावर का इस्तेमाल करते हो तो मैं देखता हूँ कि तुम्हारी बॉडी बहुत जल्दी थक जाती
जाती है। यानी कि अगर किसी भी रियल फाइट में तुमने अपनी पावर का ज्यादा इस्तेमाल कर लिया तो तुम आराम से थक जाओगे। फिर इसके बाद यहाँ पे सोजी हर किसी की बातें सुन रहा था और वो अपने आप को और भी ज्यादा इम्प्रूव करना चाहता था। इसलिए शाम हो जाने के बाद वो अकेले ही ट्रेनिंग कर रहा था, लेकिन ज्यादा ट्रेनिंग करने की वजह से वो वहाँ पे बेहोश होने वाला था। लेकिन तभी वहाँ पे एक और स्टूडेंट आ जाता है और उसका नाम होता है सोरू, जो कि सोजी को बेहोश होने से पहले ही उठा लेता है और बाद में उसको बोलने लगता है कि ये लो तुम्हारे कपड़ों के अंदर से क्लिप गिर गया था। और फिर यहाँ पे सोजी बोलता है कि तुम्हारा शुक्रिया, क्योंकि मेरी बहन अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन ये उसका हेयर क्लिप है। और वो उसको लेने ही वाला था कि तभी सोरू उस हेयर क्लिप को जला देता है। अभी देखने के बाद यहाँ पे सोजी को बहुत गुस्सा भी आता है और वो रोने भी लगता है, क्योंकि उसकी बहन की एक और निशानी उसने खो दी। लेकिन ये देखने के बाद यहाँ पे सोरू को बहुत मजा आ रहा था और उसको और भी ज्यादा चिढ़ाने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे हेज आ जाती है, जो कि एक लात मारती है पेड़ के ऊपर और वो यहाँ पे सोरू को पीछे कर देती है। और इससे पहले कि दोनों यहाँ पे मिल करके कुछ कर पाते, सोरू की पूरी क्लास वहाँ पे आ जाती है। और ये देखने के बाद यहाँ पे हेज सोजी को समझा रही होती है कि देखो अभी के लिए हमें यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि इनकी क्लास के सामने हम टिक नहीं पाएंगे। लेकिन यहाँ पे सोजी अपनी बहन का जो डिसरिस्पेक्ट हुआ था उसको देख नहीं पाता और वो चला जाता है तुरंत ही अपनी ब्लू फ्लेम से हमला करने के लिए। और इससे पहले कि वो सूरू तक पहुंच पाता, हम यहाँ पे देखते हैं कि सूरू की ही एक क्लासमेट तुरंत ही यहाँ पे सोजी का हाथ पकड़ लेती है और उसे जमीन पे नीचे गिरा देती है। और इसके अलावा उन्हीं का एक और क्लासमेट जिसने चश्मा पहना हुआ था, वो यहाँ पे अपने स्वॉर्ड से हमला करने वाला था सोजी के ऊपर, लेकिन वो रुक जाता है। और तभी यहाँ पे कुकुरू आ जाता है, जो कि इस चश्मे वाले लड़के के ऊपर हमला कर देता है और उसे पीछे धकेल देता है। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे सोजी की पूरी क्लास आ जाती है और अब जाकर के दोनों ही क्लास एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो गए हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो लड़की जो कि सोजी के ऊपर चढ़ गई थी, वो यहाँ पे सोच रही थी कि क्या ये लोग आपस में लड़ने वाले हैं। और इसी के साथ ये वाला वीडियो यहीं पे खत्म होता है। तो दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये एनिमे एकदम नया आया है और इसके अभी तक से एपिसोड्स आ रहे हैं। तो यानी कि जब इसके एपिसोड सारे रिलीज हो जाएंगे तो मैं उन्हें एक साथ एक्सप्लेन कर दूंगा।